जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और दोस्तों, स्वस्थ और मस्त होना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों एक अच्छे पढ़ाई करने के लिए जरूरी है स्वस्थ मन का और स्वस्थ शरीर का होना दोस्तों। तो ऐसे में आप लोगों को और मस्त करने के लिए सबसे पहली बात तो स्टडी IQ दोस्तों लगातार प्रयास करता है कि आप लोगों के ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव या कोई बोझ ना पड़े, खासतौर पर वित्तीय रूप से दोस्तों। दोस्तों फाइनेंशियल रूप से कोई आप प्रेशराइज ना हो पढ़ते वक्त, और आप तक एक अच्छी जो शिक्षा है वो पहुंचाई जा सके। इसी क्रम में दोस्तों स्टडी IQ लगातार अपने साथ नवाचार करता रहता है, नए नए इनोवेशन जो है वो लाता रहता है दोस्तों। अभी आप लोगों के लिए स्टडी IQ की सबसे बड़ी सेल दोस्तों, सबसे बड़ी सेल जो साल में एक बार आती है स्टडी IQ की, इसे हम बोलते हैं दोस्तों इंडिपेंडेंस डे सेल या फ्रीडम सेल। वो आई हुई है जो आपको सभी कोर्सेज पर, जितने भी आपके दोस्तों BPSC कोर्सेज हैं उन सभी पर आपको 80% ऑफ मिल रहा है, फ्लैट ऑफ दोस्तों। और साथ में आपको मिल रही है डबल वैलिडिटी, यानी कि दोहरी वैधता। मतलब जहां पर आपको 1 साल की वैधता मिलती थी वहां पर 2 साल की मिल रही है, जहां 2 साल की वैधता मिल रही थी वहां दोस्तों आपको 4 साल की वैधता मिल रही है। तो ऐसे में यदि आप लोग जुड़ना चाहते हैं, यदि आपको लगता है कि सर अब इस बैच से कई बार होता ही है कि सर फीस जो है उसके चलते हम जुड़ नहीं पाते हैं दोस्तों, उस फीस से, हालांकि जो फीस हमारी नॉर्मल होती है वो भी काफ़ी कम होती है एज कम्पेयर टू अदर। और अगर हम दोस्तों बात करें कॉम्पिटिटिव कंटेंट वाइज अगर बात करें तो निश्चित रूप से आप लोगों को वहां पर एस देखने को मिलता है, और ज़्यादा गंभीर जो कंटेंट है वो आप यहाँ पर पा रहे होते हैं इन टर्म्स ऑफ योर सिलेक्शन दोस्तों। तो ये दोस्तों इंडिपेंडेंस डे सेल है, या फिर मैं कहूँ फ्रीडम सेल दोस्तों, जिसमें आप लोगों को सभी बैचेस पर मिल रहे हैं दोस्तों आप लोगों के 80% ऑफ। यहाँ आप देखिए 73rd दोस्तों BPSC PCS का जो आरंभ बैच है उसमें आप लोगों को, ये हमारा दोस्तों फाउंडेशन बैच है, ये फाउंडेशन बैच आपको तैयार करता है प्री मेंस और इंटरव्यू के लिए। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, ये जो सेल है जो 80% आपको ऑफ मिल रहा है, ये सेल केवल 15 अगस्त तक वैलिड है। सेल एंड्स ऑन 15 अगस्त दोस्तों, ये सेल केवल 15 अगस्त तक वैलिड रहेगी, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों हमारा 73rd BPSC के लिए आरंभ बैच है। यदि आप तैयारी कर रहे हैं, यदि आप अभी आपने 12th पास किया है, या आप दोस्तों ग्रेजुएशन में है, या आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, या आप तैयारी कर रहे हैं दोस्तों लेकिन सफलता नहीं मिल रही है, तो आप हमारे इस आरंभ बैच से जुड़ सकते हैं। ये जिसे बोलते हैं सो वन स्टॉप सॉल्यूशन है हर बच्चे के लिए, चाहे वो जॉब वाला है, चाहे उसने 12th किया है, चाहे दोस्तों, चाहे आपके पास बहुत समय है, चाहे आपके पास कम का समय है, चाहे आप गृहिणी हैं, चाहे दोस्तों आप घर में काम कर रहे हैं, या फिर जो आप ऑफिस वर्क कर रहे हैं, आप सभी के लिए ये जो दोस्तों बैच होते हैं ये बहुत ही अच्छे होते हैं इन टर्म्स ऑफ आपकी तैयारी करवाने के दोस्तों। यदि दोस्तों हम बात करें प्रॉपर हिंदी से मीडियम के छात्र हैं, अगर आप प्रॉपर हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो आपको अभी तो बैच से जुड़ना चाहिए। अगर दोस्तों आपको मेंस का सीरीज चाहिए तो आप दोस्तों मेंस के लिए हमारे आलेखन मेंस सीरीज से जुड़ सकते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को चाहिए प्रीलिम्स क्रैश कोर्स, तो दोस्तों आप लोग 72nd BPSC का प्रीलिम्स क्रैश कोर्स दोस्तों आया हुआ है, जो डिजाइन किया गया 72nd BPSC के बच्चों के लिए, ताकि आप प्री क्वालिफाई कर पाए दोस्तों। तो इसके लिए ये एक प्रीलिम्स क्रैश कोर्स है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सीधे आपको लगता है कि सर हमको MCQ बैच चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, तो उसमें इसके लिए सारथी 2.0 बैच है। उसमें आपको चाहिए सर कोई सर टेस्ट सीरीज चाहिए दोस्तों, तो आपके लिए निर्णायक 2.0 टेस्ट सीरीज दोस्तों। तो मतलब कहने का ये है कि सारी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं एक स्टूडेंट की, सारी जो दोस्तों रिक्वायरमेंट्स होती हैं बच्चे की, वो सारी चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जा रही होती हैं आपके इस इंडिपेंडेंस डे सेल में, जो आपकी चल रही दोस्तों। और ये इंडिपेंडेंस सेल जो है ये चलने वाली है 15 अगस्त तक, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखें आप लोग। लेकिन ये सब ऑफर जो हैं इस पे आप लोग जो मैक्सिमम बेनिफिट है वो दोस्तों तब मिलेगा जब आप लोग इस्तेमाल करेंगे, दोस्तों क्या, जब आप लोग इस्तेमाल करेंगे इस कोड को जो है वेद लाइव कोड के इस्तेमाल से दोस्तों ना केवल आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा बल्कि आप लोगों को मेरी मेंटरशिप मिल जाएगी। तो मेरी मेंटरशिप पाने के लिए और दोस्तों मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, इन दोनों चीज़ों के लिए आपको करना है इस कोड का यूज़, ताकि आप लोग जो है मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकें। यदि आपको कोई भी जानकारी चाहिए दोस्तों तो ऐसे में आप लोग 9283996924 पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये नंबर है आपकी सभी समस्याओं का समाधान देने के लिए। तो ये तो था दोस्तों वो बात जो बहुत ज़रूरी है, और जो अभी आया हुआ है तो आप इससे जुड़ सकते हैं, क्योंकि कई बार छात्र इस ऑफर को मिस कर देता तो फिर दोस्तों आगे जुड़ने में दिक्कत आती है, क्योंकि फीस जो है फिर से अपने वास्तविक मूल्य पे चली जाती है। उससे बेहतर ये है कि जहाँ पर आधे से कम फीस हो रखी है तब क्यों ना कोई बैच लिया जाए, तो दोस्तों आप इस बैच से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम बात करें आज का जो सेशन है, ये क्लास देने का मेरा जो उद्देश्य है उसमें हम जानेंगे राज्य क्या है, व्हाट इज स्टेट, व्हाट इज गवर्नमेंट, या राज्य सरकार की भूमिका क्या है दोस्तों, व्हाट इज द रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इन आवर लाइफ, और क्या है विधायिका, क्या है कार्यपालिका, क्या है न्यायपालिका, और कैसे ये जो ऑर्गन्स हैं ये काम करते हैं दोस्तों। तो आज हमारा उद्देश्य इन पर बात करना है। तो शुरू करते हैं दोस्तों, और शुरू करते हैं उस शब्द से जिसको आप देखते हैं भारतीय राजव्यवस्था दोस्तों, इंडियन पॉलिटी। दोस्तों अगर हम बात करें भारतीय राजव्यवस्था की या फिर इंडियन पॉलिटी की, तो क्या होती है उसमें भारतीय राजव्यवस्था? तो क्या है दोस्तों भारतीय राजव्यवस्था? आप जो विषय पढ़ते हैं उसमें आपने पूरा पॉलिटिक्स हो सकता है पढ़ा भी हो पहले कहीं पर,
या उसमें मुझसे ही पढ़ा हो, तो आप ये बताइए, भारतीय राज्य व्यवस्था जब हम बात करते हैं, या तो आप जब बात करते हैं इंडियन पॉलिटी की, तो इन शब्दों में आप देखते हैं भारत दोस्तों दिया गया है, इंडिया दिया गया है। तो मैं अगर पूछूं आप लोगों से कि भारत क्या है दोस्तों, व्हाट इज भारत, इंडिया क्या है, तो दोस्तों आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग कहेंगे सर इंडिया जो है, इंडिया एक राज्य है सर, इंडिया इज अ स्टेट। इंडिया क्या है दोस्तों, इंडिया एक राज्य है, इंडिया इज अ स्टेट। अब सवाल ये है कि सर इंडिया स्टेट कैसे हो सकता है, सर स्टेट जो है वो तो यूपी बिहार हरियाणा पंजाब है सर, इंडिया सर कैसे स्टेट हो सकता है। लेकिन दोस्तों मैं आपसे कह रहा हूं कि भारत जो है वही राज्य है, इंडिया इज ए स्टेट। अगर आपके मन में अभी भी शंका है कि सर यूपी बिहार है सर स्टेट, तो देखिए यूपी है, बिहार है सर, पंजाब है सर, हरियाणा है सर, सर ये स्टेट सर। तो मैं कह रहा हूं दोस्तों कोई बात नहीं, अगर ये स्टेट है तो इसको भी स्टेट मान लेंगे। लेकिन सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि स्टेट होने की कंडीशंस क्या क्या हैं दोस्तों, राज्य होने की क्या क्या अर्हताएं हैं। तो अगर राज्य होने की वही अर्हताएं इनके पास भी होंगी तो ये भी स्टेट्स होंगे, क्या दिक्कत है दोस्तों। तो सबसे पहली बात हम ये देखेंगे कि राज्य होने के लिए क्या क्या तत्व जरूरी होते हैं, या व्हाट आर द एलिमेंट्स विच आर मैंडेटरी टू बी ए स्टेट। एक राज्य होने के लिए क्या क्या तत्व जरूरी है दोस्तों। तो एक राज्य होने के लिए जो जरूरी तत्व हैं दोस्तों वो कौन कौन से हैं, तो वो ये हैं दोस्तों, एक है भूमि, दैट इज लैंड, दूसरा दोस्तों जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन, तीसरा दोस्तों सरकार यानी गवर्नमेंट, और चौथा है संप्रभुता यानी कि सोवर्निटी। तो ये चार तत्व होते हैं एक राज्य होने के लिए। इन चार तत्वों में से अगर कोई भी तत्व दोस्तों एब्सेंट हो जाए या अनुपस्थित हो जाए तो फिर राज्य नहीं बन सकता। तो चारों तत्व जो हैं ये जरूरी हैं एक राज्य होने के लिए। तो पहला क्या है दोस्तों, भूमि है दोस्तों, तो भूमि है, धरती मतलब क्या, जिस पर आप बैठे हुए हैं धरती। दूसरा दोस्तों जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, लोग हैं, समाज है दोस्तों। तीसरा जो है दोस्तों ये है हमारी सरकार, जो देश चला रही है, जो राज्य चला रही है दोस्तों। और चौथा जो है दोस्तों संप्रभुता है। तो पहले के जो तीन टर्म है लैंड, पॉपुलेशन एंड गवर्नमेंट, ये तो क्लियर सा है दोस्तों, ये तो मामला जो है एकदम क्लियर सा है कि जनसंख्या है, सरकार है और दोस्तों भूमि है। लेकिन चौथा जो मामला है दोस्तों ये है संप्रभुता या फिर सोवर्निटी। ये क्या होता है, संप्रभुता या जो सोवर्निटी है दोस्तों ये क्या होता है। तो संप्रभुता या सोवर्निटी जो है ये होता है दोस्तों सर्वोच्चता, या इसे आप बोल सकते हैं सुप्रीमेसी दोस्तों। ये क्या है, तो ये है सर्वोच्चता। इसे आप कह सकते हैं एक शब्द में कि सर ये क्या है, तो ये है दोस्तों सर्वोच्चता या सुप्रीमेसी दोस्तों। ये सर्वोच्चता है दोस्तों या फिर ये सुप्रीमेसी है, सर्वोच्चता। या मैं यूं कहूं कि संप्रभुता का तात्पर्य होता है बिना किसी बाहरी या आंतरिक दबाव के निर्णय लेने की क्षमता। इट इज द कैपेबिलिटी टू टेक डिसीजंस विदाउट एनी इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर। मतलब आपकी बिना किसी भी बाहरी दबाव के अपना फैसला कीजिए। आपको जहां फैसला करना है, आपको जिससे तेल खरीदना है, आपको जिससे हथियार खरीदने हैं, आपको जिससे संबंध बनाने हैं, ये आप निर्णय करेंगे। और आप निर्णय करेंगे मतलब किसमें दोस्तों, आप निर्णय करते हैं राष्ट्रीय हित के पक्ष में दोस्तों। तो बेसिकली आपके जो निर्णय होते हैं वो राष्ट्रीय हित के पक्ष में होते हैं, वो नेशनल इंटरेस्ट के पक्ष में होते हैं, जो राष्ट्र के लिए जरूरी है वो दोस्तों आप क्या करेंगे, वो आप फैसला करेंगे। तो ये राष्ट्रीय हित में होना चाहिए। तो मैंने आपसे कहा दोस्तों कि राज्य होने के लिए इन चार चीजों का होना बहुत जरूरी है। कौन कौन सी हैं, तो भूमि है, जनसंख्या है, सरकार है और संप्रभुता है। और अगर इन चारों में से कोई तत्व अनुपस्थित होता है, एब्सेंट होता है, तो राज्य नहीं बन सकता। अब मैंने आपसे कहा कि भारत दोस्तों राज्य है, इंडिया क्या है दोस्तों, इंडिया इज ए स्टेट। मैंने आपसे यही तो कहा कि भारत जो है ये क्या दोस्तों, भारत जो है ये राज्य है। इसका मतलब ये है कि भारत जो है इसके पास भी चारों तत्व होने चाहिए। भारत जो है दोस्तों इसके पास भी क्या होना चाहिए, इसके पास भी चारों तत्व होने चाहिए। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि इंडिया के पास चारों तत्व हैं क्या। तो इंडिया के पास भूमि है दोस्तों, तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों, भूमि है आपके जिस पे आप दोस्तों बैठे हुए हैं वो भारत की भूमि है। दोस्तों इंडिया के पास पॉपुलेशन है, तो दोस्तों फटने को ये तो मतलब लगभग 140 करोड़ के आसपास है ये तो सरकार है, तो सरकार भी है दोस्तों भारत के पास। और तो भारत के पास संप्रभुता है। क्या दोस्तों भारत बिना किसी बाहरी निर्णय या बिना किसी बाहरी दबाव के निर्णय लेने में सक्षम है, तो बिल्कुल सही बात दोस्तों, निर्णय लेने में सक्षम क्या है, निर्णय लेता है। बिना किसी बाहरी दबाव के दोस्तों भारत जो है वो फैसले लेता है। और आप ये देखेंगे लगातार दोस्तों, हम अगर रशिया से डील करते हैं तो हम यूक्रेन से भी बात करते हैं, जबकि दोनों दुश्मन हैं। दोस्तों यदि हम फिलिस्तीन, अगर हम इसराइल से बात करते हैं तो हम फिलिस्तीन से ही बात करते हैं। अगर हम अमेरिका से बात करते हैं तो हम चाइना से ही बात करते हैं दोस्तों। तो ये जो बात है ये इस बात को दर्शाती है, ये दोस्तों इस बात को दर्शाती है कि हमारे फैसले वो होंगे जो हमारे राष्ट्र हित में होंगे। अब अगर वो भारत के साथ, भारत का अमेरिका के साथ रहने में है राष्ट्रहित,
वहां रहेंगे। अगर राष्ट्रहित हमारे रशिया के साथ रहने में है तो हम वहां रहेंगे। अगर राष्ट्रहित दोस्त हमारे इसराइल के साथ हैं तो हम इसराइल के साथ रहेंगे। और अगर हमारे राष्ट्रहित जो है साथ हैं ईरान के, तो निश्चित रूप से हम ईरान के साथ भी रहेंगे। कोई हमें ये नहीं कह सकता कि आपको यहां से ये नहीं करना है या फिर वहां से वो नहीं करना है। तो ये है दोस्तों संप्रभुता या फिर सोवर्निटी। और आपको अगर और थोड़ा सा समझना है इस चीज को, तो आप समझिए भारत दोस्तों विभिन्न समूह में है। दोस्तों भारत जो है वो बहुत सारे ग्रुप्स में है। जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की दोस्तों, जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की या फिर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दोस्तों, तो उसमें आप देखते हैं कि एक ग्रुप है दोस्तों एससीओ। दोस्तों एससीओ में दबदबा किसका है? एससीओ में दबदबा जो है वो चाइना का है। लेकिन तो इसमें हमारा इंडिया भी है एससीओ में। और दोस्तों एक तरफ क्वाड है दोस्तों, और क्वाड जो है दोस्तों इसमें दबदबा है यूएसए का। इसमें दोस्तों 4 राज्य हैं, इसमें 4 देश हैं। यूएसए है दोस्तों, इसमें यूएसए है, इसमें आप लोगों का ऑस्ट्रेलिया है दोस्तों, इसमें जापान है, और इसमें दोस्तों हमारा प्यारा इंडिया है दोस्तों। और ये जो समूह है ये बनाया गया है चाइना को काउंटर करने के लिए। तो हम चाइना को काउंटर करने वाले ग्रुप में भी हैं, और दोस्तों हम चाइना के साथ भी हैं। दोस्तों एक ग्रुप है JAI, जापान, अमेरिका और इंडिया, हम इसमें भी हैं। और दोस्तों हम यहाँ पर RIC, रसिया, इंडिया, चाइना, तो हम इसमें भी हैं। तो ये दिखाता है हमारी संप्रभुता को या फिर हमारी सोवर्निटी को, कि जहां से हमारे राष्ट्रीय हित पूरे होंगे हम वहां वहां रहेंगे। अमेरिका से अगर हमको हथियार लेने हैं तो रसिया के लाख कहने पर भी हम वो चीज खरीदेंगे, क्योंकि वो हमारे राष्ट्रीय हित में है। अगर हमको रसिया से संबंध बनाने हैं तो हम बनाएंगे, चाहे वो किसी के विपरीत क्यों ना हो, हमारे राष्ट्र हित में होने चाहिए, हमारे नेशनल इंटरेस्ट में होने चाहिए। और इस पर हमारा भारत जो है वो काम करता है। इसका मतलब यह दोस्तों कि भारत के पास संप्रभुता है। वी आर हैविंग सोवर्निटी दोस्तों। और चूंकि आपने कहा कि सर इंडिया के पास ये चारों ही तत्व हैं दोस्तों, तो दोस्तों इंडिया जो है इसके पास क्योंकि चारों ही फैक्टर्स हैं, एलिमेंट्स हैं, तो इंडिया उसमें क्या है? इंडिया हो गया एक राज्य दोस्तों। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि भारत क्या दोस्तों, भारत एक राज्य है, क्योंकि दोस्तों इसके पास क्या है? इसके पास ये चारों तत्व हैं। तो इंडिया इज अ स्टेट दोस्तों। भारत क्या है? भारत एक राज्य है। इंडिया इज ए स्टेट। अब सवाल है कि सर अगर भारत एक राज्य है सर, तो सर ये यूपी बिहार सर क्या है? तो आइए इसको चेक कर लेते हैं। अब आपके पास राज्य चेक करने का पैरामीटर तो आ ही गया है कि राज्य कौन होगा? जिसके पास ये चार तत्व होंगे वो राज्य होगा। अब अगर यूपी बिहार के पास भी दोस्तों, अगर यूपी बिहार है दोस्तों, यूपी बिहार है, हरियाणा है, पंजाब है, अगर सो इनके पास भी ये चार तत्व हैं तो इनको भी राज्य कह रहे हैं, क्या दिक्कत है? भारत तो राज्य है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, आपके सामने है। आपने कहा था राज्य होने के लिए चार तत्व जरूरी हैं। इंडिया के पास चारों ही फैक्टर्स दोस्तों, भूमि भी है, जनसंख्या भी है, सरकार भी और संप्रभुता भी है। तो इंडिया के पास तो चारों फैक्टर्स हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो भारत तो राज्य है। लेकिन आपका सवाल है कि सर अगर भारत राज्य है तो यूपी बिहार राज्य भी तो होगा, क्योंकि सर इसके ये भी तो है सर राज्य। हम बोलते हैं राज्य 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 यूपी। चेक कर लेते हैं, पैरामीटर हमारे पास है। अगर चारों तत्व इनके पास हैं तो ये भी राज्य है, नहीं है तो देखते हैं क्या होंगे दोस्तों। तो दोस्तों आइए उठाते हैं दोस्तों बिहार को। दोस्तों बिहार के पास भूमि है दोस्तों, भूमि जिस पर आप बैठे हुए दोस्तों बिहार की धरती है। दोस्तों बिहार के पास जनसंख्या है दोस्तों, 12-13 करोड़ जनसंख्या बिहार के पास भी है। 12-13 करोड़ जनसंख्या जो पॉपुलेशन है वो बिहार के पास भी है। बिहार के पास सरकार है, हाँ मजबूत सरकार तो है दोस्तों एक। तो दोस्तों बिहार के पास संप्रभुता है क्या? दोस्तों बिहार के पास संप्रभुता या फिर सोवर्निटी है क्या? बिहार जो है वो बिना किसी बाहरी या आंतरिक निर्णय के अपने फैसले ले सकता है दोस्तों? क्या बिहार बिना भारत सरकार की परमिशन के, क्या बिहार दोस्तों बिना भारत सरकार की परमिशन के भारत के बाहर से ऑयल खरीद सकता है? क्या दोस्तों बिहार बिना भारत सरकार की परमिशन के इजराइल से हथियार खरीद सकता है? नहीं दोस्तों। ये सब तो छोड़िए, बिहार का जो CM है वो बिना भारत सरकार की परमिशन के भारत से बाहर भी नहीं जा सकता दोस्तों। वो बिना भारत सरकार की परमिशन के भारत से बाहर भी नहीं जा सकता। हथियार तेल खरीदना तो बहुत दूर की बात है। तो क्या बिहार के पास संप्रभुता है दोस्तों? उत्तर है नहीं। तो क्या बिहार राज्य होगा? नहीं होगा, क्योंकि आपने अभी कहा था कि राज्य होने के लिए इन चार तत्वों का होना बहुत जरूरी है। राज्य होने के लिए इन चारों तत्वों का होना क्या दोस्तों? बहुत जरूरी है। और चूंकि बिहार के पास संप्रभुता या सोवर्निटी नहीं है, इसलिए बिहार क्या नहीं है दोस्तों? बिहार राज्य नहीं है। तो क्या इनमें से कोई दोस्तों, क्या इनमें से कोई राज्य होगा? तो क्या इनमें से तो कोई स्टेट होगा, कोई राज्य होगा? नहीं दोस्तों, क्योंकि किसी के पास भी क्या नहीं है, इनमें से तो किसी के पास भी संप्रभुता या फिर सोवर्निटी नहीं दोस्तों। इनमें से किसी के पास भी संप्रभुता या फिर सोवर्निटी नहीं है, इसलिए इनमें से कोई भी राज्य नहीं है। ये सब क्या है दोस्तों? सवाल ये पैदा होगा सर फिर ये क्या है?
ठीक है, राज्य तो नहीं है क्योंकि इनके पास सोवरेनिटी नहीं है सर, संप्रभुता नहीं है। तो दोस्तों इन्हें टेक्निकली कहा जाता है क्या दोस्तों? इन्हें टेक्निकली कहा जाता है प्रांत या फिर प्रोविंसेस। दोस्तों इन्हें टेक्निकली कहा जाता है प्रोविंसेस या प्रांत। तो इन्हें इसको टेक्निकली कहा जाता है प्रोविंसेस या प्रांत, ये प्रांत हैं दोस्तों। आपने 10वीं तक इतिहास पढ़ा होगा दोस्तों, और इतिहास में आपने देखा होगा, 10th तक आपने हिस्ट्री पढ़ी है, और जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे थे तो आपने वहां पर देखा होगा कि इनके लिए कभी भी स्टेट शब्द का यूज नहीं हुआ है, प्रोविंस शब्द का यूज हुआ है। याद कीजिए दोस्तों, क्या पढ़ा था आप लोगों ने? बंगाल प्रोविंस, मद्रास प्रोविंस, पंजाब प्रोविंस, बंगाल प्रोविंस, बंगाल प्रांत, मद्रास प्रांत, बंबई प्रांत दोस्तों, पंजाब प्रांत। प्रांत शब्द का प्रयोग किया जाता था क्योंकि इनके पास क्या नहीं है दोस्तों? इनके पास संप्रभुता या फिर सोवरेनिटी नहीं है। और आज भी दोस्तों कई बार न्यूज में आप देखते हैं कि कई बार न्यूज आ रही होती है कि पंजाब प्रांत में ये हुआ, बंगाल प्रांत में ये हुआ, बंबई दोस्तों महाराष्ट्र प्रांत में ये हुआ। तो प्रांत इज एन टेक्निकली करेक्ट वर्ड फॉर दीज। प्रांत या प्रोविंस जो है दोस्तों वो टेक्निकली करेक्ट वर्ड है किसके लिए? इनके लिए। स्टेट दोस्तों कौन है? स्टेट तो भारत है दोस्तों, राज्य तो है भारत, इंडिया। ये दोस्तों क्या है? ये तो प्रोविंसेस है, ये तो प्रांत है। क्लियर है जी? तो अगर मैं अब आपसे ये पूछ लूं कि ये बताइए कि इन चार तत्वों में से, इन चार एलिमेंट्स में से राज्य होने के लिए चारों तत्व जरूरी हैं। आपने कहा सर ऑल द फोर फैक्टर्स आर मैंडेटरी टू बी ए स्टेट। एक राज्य होने के लिए दोस्तों इन चारों तत्वों का होना जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक राज्य होने के लिए इन चारों ही तत्वों का होना जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इन चारों तत्वों में से सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है, सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट कौन सा है राज्य होने के लिए, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट टू बी ए स्टेट, तो क्या कहेंगे आप? तो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो है वो कौन सा है? तो वो है संप्रभुता या फिर सोवरेनिटी। क्योंकि भूमि जनसंख्या सरकार तो आपको कहीं भी मिल जाएगा दोस्तों, ये तो आपके पास, ये तो तिब्बत के पास भी है, भूमि भी है, जनसंख्या भी, सरकार भी दोस्तों। तिब्बत के पास भूमि, जनसंख्या, सरकार तीनों है। लेकिन क्या तिब्बत राज्य है दोस्तों? नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या नहीं है? क्योंकि उसके पास संप्रभुता या फिर सोवरेनिटी नहीं है। उसकी जो संप्रभुता है, जो उसकी सोवरेनिटी है, वो चाइना के अंडर है, वो चीन के अधीन है। इसीलिए तिब्बत क्या है दोस्तों? तिब्बत चाइना का प्रांत है। पढ़ते हैं ना हम लोग, प्रोविंस ऑफ चाइना, प्रोविंस, प्रोविंस ऑफ चाइना दोस्तों, प्रांत है। तो तिब्बत प्रांत है दोस्तों किसका? चीन का या फिर चाइना का। तो ये है दोस्तों आप लोगों का भूमि, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। इन चार तत्वों का होना जरूरी है राज्य होने के लिए। लेकिन 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 अगर पूछ लिया जाए कि सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है दोस्तों, तो सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो है वो है संप्रभुता या फिर सोवर्निटी। तो आइए जरा कुछ सवाल कर लेते हैं ताकि ये चीज और स्पष्ट हो जाए। अब इस टॉपिक पर सवाल दोस्तों कैसे आते हैं? तो इस टॉपिक पर सवाल ऐसे आते हैं दोस्तों। एक सवाल ये है दोस्तों, इस सवाल को कीजिए, बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। सवाल है कथनों पर विचार कीजिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। और पहला कथन दोस्तों देखिए क्या कह रहा है आपसे, ये कह रहा है आपसे राज्य होने के लिए चारों तत्व अनिवार्य रूप से, निश्चित रूप से अनिवार्य होते हैं। फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द स्टेट ऑल फोर एसेंशियल एलिमेंट्स आर मैंडेटरी। मतलब राज्य होने के लिए चारों तत्वों का होना जरूरी है दोस्तों। दूसरा कह रहा है यदि चारों तत्वों में से एक भी अनुपस्थित हो तो राज्य की अवधारणा निरर्थक हो जाती है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी ऑफ द फैक्टर या एलिमेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट बिकम यूजलेस और इनवैलिड। तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए दोस्तों? तो इसका उत्तर आप लोग देना चाहेंगे कि सर दोनों कथन सत्य हैं, क्योंकि सर चारों ही तत्व क्या है, सर चारों ही तत्व जरूरी होते हैं राज्य होने के लिए। तो और अगर कोई भी एक तत्व अनुपस्थित हो जाए तो राज्य जो है वो नहीं बन पाएगा, ये बात भी सही है। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, दोनों कथन क्या है? दोनों कथन सत्य हैं। पूछा क्या आप लोगों से? पूछा आपसे सत्य, तो यहाँ दोस्तों आपका आंसर आएगा बोथ ए एंड बी, सी आंसर आएगा दोस्तों। आइए एक सवाल और देखते हैं राज्य पर ही। दोस्तों बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। कथनों पर विचार कीजिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सरकार राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है, गवर्नमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द स्टेट। दूसरा है संप्रभुता राज्य की वह सार्वभौम शक्ति है जिससे वह किसी भी घरेलू अथवा बाहरी निर्णय को लेने के लिए स्वतंत्र है। सोवर्निटी इज द सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट विच गिव्स इट द फ्रीडम टू टेक एनी इंटरनल और एक्शनल डिसीजन। दोस्तों उपयुक्त में से कौन सा कथन क्या है? सत्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो बताइए। तो पहला कथन जो है वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है आपसे कि राज्य सरकार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व। राज्य दोस्तों सरकार, सरकार राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। आपको पता है उसमें गवर्नमेंट तो आपको यूपी, बिहार, हरियाणा, तिब्बत में मिल जाएगी, लेकिन उसमें यहाँ क्या नहीं मिलता है? यहाँ पर संप्रभुता नहीं मिलती है। तो सरकार राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व नहीं है। सरकार जो है दोस्तों, गवर्नमेंट है, वो राज्य होने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व नहीं दोस्तों, बल्कि संप्रभुता सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। सोवर्निटी जो है दोस्तों, सोवर्निटी सबसे महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर कथन नंबर 1 जो है गलत है। दूसरा जो कथन दोस्तों ये क्या है? ये सही है आप लोगों का, इसमें कोई दोहराई नहीं है, ये संप्रभुता की परिभाषा है।
तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा सत्य क्या है, सो सत्य है केवल बी, क्योंकि पहला कथन जो है वो गलत है। ये कह रहा है सरकार राज्य होने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जबकि आपको पता है कि राज्य होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो है वो संप्रभुता है, यानी कि सोवरेनिटी है। क्योंकि सरकार तो मिल सकती है कहीं दोस्तों, लेकिन संप्रभुता नहीं मिलती है। तो यहाँ तो आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ तो आपका आंसर आएगा बी। दोस्तों अगला प्रश्न देखिए। दोस्तों ये बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है। आपने अभी पढ़ा, ये सब बीपीएससी का क्वेश्चन है, ये सब बीपीएससी में पूछा गया 25 में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द स्टेट। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का आवश्यक तत्व नहीं दोस्तों। जनसंख्या, सरकार, धर्म और संप्रभुता, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट, रिलीजन एंड सोवरेनिटी। तो कौन सा एक आवश्यक तत्व नहीं है, तो दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो ये जो है धर्म एक आवश्यक तत्व नहीं है, किसका, राज्य का। बाकी जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता तो है ही। नेक्स्ट सवाल तो देखिए, संप्रभुता एक विशेषता है। संप्रभुता जो है ये एक विशेषता है, तो बताइए दोस्तों संप्रभुता किसकी विशेषता है। सोवर्निटी इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट, ऑफ सरकार, राज्य की, संसद की दोस्तों, या फिर सेना की। तो संप्रभुता जो है दोस्तों ये किसकी विशेषता है, तो संप्रभुता विशेषता है राज्य की, है ना, अभी पढ़ा है आप लोगों ने, राज्य की विशेषता है संप्रभुता। अगला सुन देखिए, तो ये बताइए आप लोग कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द स्टेट, या निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सर्वाधिक सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तो जब सवाल आएगा दोस्तों कि कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, तो क्या आएगा, तो यहाँ ध्वज आएगा, राजधानी है, संप्रभुता है, या दोस्तों शासन का अध्यक्ष है, फ्लैग है, कैपिटल है, सोवरेनिटी है दोस्तों, या फिर हेड ऑफ द स्टेट है दोस्तों। तो यहाँ दोस्तों आपको पता है कि संप्रभुता जो है वो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है दोस्तों, संप्रभुता सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा सी, सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो देखिए इस छोटी सी बात पर थोड़ी सी थियरी पढ़ी आप लोगों ने, और इस थियरी पर इतने सारे सवाल बने हुए बीपीएससी में ही। तो दोस्तों इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बहुत टॉपिक को अच्छे से पढ़ें, ताकि सवाल दोस्तों आपके कभी गलत ना हो इन थियरीज में। तो आइए देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आपने क्या देखा, राज्य देखा कि राज्य क्या होता है, तो राज्य वो होगा जिसके पास ये चार तत्व होंगे। कौन कौन से, भूमि, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। क्लियर बच्चा लोग। अब दोस्तों सवाल ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि जो राज्य सरकार की आपने बात करी कि सरकार है दोस्तों, गवर्नमेंट है, राज्य है, स्टेट है, अगर ये ना हो तो क्या होगा दोस्तों, अगर ये ना हो तो क्या होगा। तो जब ये है, ये ना हो तो क्या होगा, हम सोचेंगे इस पर तो, लेकिन जब मैं कह रहा हूं आपसे कि जब ये है दोस्तों, तब ये हाल है कि दिल्ली में दोस्तों एक महिला को मारकर उसको 20 किलोमीटर तक गाड़ी से घसीटा गया। एक दिल्ली में एक महिला का सर कुचल दिया गया दोस्तों, राजधानी की बात कर रहा हूं मैं आपसे, जहां सुप्रीम कोर्ट भी है, जहां संसद भी है, जहां सरकार भी है दोस्तों। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि जब सब कुछ है, जब राज्य भी है, जब विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका सब कुछ हमारे पास है, उस समय यह स्थिति है कि इतनी ब्रुटल किलिंग्स हो जाती हैं दोस्तों। पश्चिम बंगाल में आप देखा होगा, वो महिला का पैर तोड़ दिया गया, मतलब जांग ही तोड़ दी गई उस महिला की, इस तरीके का ब्रुटल अपराध दोस्तों किया गया। तो ये सब घटनाएं तो हम तब चर्चा कर रहे हैं जब राज्य है दोस्तों, व्हेन वी आर सेइंग दैट वी आर हैविंग लेजिस्लेचर, वी आर हैविंग एग्जीक्यूटिव, वी आर हैविंग जुडिशरी, हमारे पास विधायिका भी है, कार्यपालिका भी है, न्यायपालिका भी है, तो हम तब कह रहे हैं जब हमारे पास विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका है। और मेरा सवाल ये है दोस्तों कि अगर राज्य ना हो तो क्या होगा। तो वी कांट इवन इमेजिन दोस्तों कि क्या हो सकता है, क्योंकि जब है तब ये हाल है, तो जब नहीं होगा तब क्या हाल होगा। तो ये अपने आप में सोचने वाली बात है दोस्तों। तो लेकिन शब्द तो देना पड़ेगा, अगर राज्य ना हो तो उस परिस्थिति को क्या कहेंगे दोस्तों, शब्द तो देना पड़ेगा, शब्द तो होता है। तो राज्य के ना होने को या राज्य का ना होना कहलाता है दोस्तों, अगर राज्य नहीं है दोस्तों तो क्या होगी, तो होगी अराजकता। क्या होगी दोस्तों, तो होगी अराजकता या फिर एनार्की। तो राज्य का ना होना दोस्तों क्या होता है, वो होती है अराजकता। देयर इज नो स्टेट दैट मींस देयर विल बी एनार्की। एनार्की को ही आप कह सकते हैं जंगल राज दोस्तों, इसी को आप कह सकते हैं सेमन भाषा में जंगल राज। जंगल राज होगा दोस्तों, क्या होगा, जंगल राज होगा। तो अगर राज्य नहीं है, इसका मतलब है क्या है, अराजकता है या फिर जंगल राज दोस्तों, एनार्की है, ये है दोस्तों। और वो स्थिति बहुत भयावह होती है, दैट वी कैंट इवन इमेजिन, कि हम उसको दोस्तों इमेजिन तक नहीं कर सकते
क्योंकि जब है तब ये हाल है दोस्तों, जब सब कुछ है तब ये हाल है, तो जब नहीं होगा तब क्या हाल होगा, ये तो सोचने वाली बात है ना। तो दोस्तों अब राज्य की ना होने की जो परिस्थिति होगी वो अराजकता होगी, और वो बहुत गंभीर हो गई, आपने कहा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर हमारे यहाँ दो ऐसे लोग, दोस्तों हमारे यहाँ मतलब दुनिया में दो ऐसे लोग रहे हैं। एक तो हमारे यही है दोस्तों, और एक दोस्तों पैदा हुए थे जर्मनी में। दोस्तों नाम है इनका कार्ल मार्क्स और गांधी। जो गांधी तो अपने ही हैं दोस्तों, कार्ल मार्क्स जो है वो यूरोप से। तो ये दो दोस्तों व्यक्ति ऐसे हैं जो राज्य विहीन समाज की बात करते हैं। जो बात करते हैं सो किसकी, जो बात करते हैं स्टेटलेस सोसाइटी की, जो बात करते हैं सो राज्य विहीन समाज की। जो राज्य विहीन समाज या दोस्तों स्टेटलेस सोसाइटी की बात करते हैं, मतलब राज्य नहीं होना चाहिए, ये कहते हैं ये लोग। बताओ सो, आपने अभी क्या कहा सर, अगर राज्य ना हो तो क्या होगा, वी कांट इवन इमेजिन, अराजकता हो जाएगी सर, एनार्की हो जाएगी। और ये दोनों जो है दोस्तों क्या कहते हैं, राज्य विहीन समाज की बात करते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना है कि एकमात्र बिंदु ऐसा है जहां गांधी और मार्क्स मिलते हैं, और वो दोस्तों बिंदु क्या है, वो बिंदु है राज्य विहीन समाज। दोस्तों वो बिंदु कौन सा, सो वो बिंदु है राज्य विहीन समाज। तो गांधी और मार्क्स कॉमन है दोस्तों कहां पर, एक मुद्दे पर, और वो है राज्य विहीन समाज, या दोस्तों दोनों बात करते हैं स्टेटलेस सोसाइटी। स्टेटलेस सोसाइटी, स्टेटलेस सोसाइटी दोस्तों ये बात करते हैं स्टेटलेस सोसाइटी की या फिर राज्य विहीन समाज की। दोनों राज्य नहीं चाहते समाज में दोस्तों। द ओनली पॉइंट वेयर दे मीट्स कॉमनली, एकमात्र ऐसा बिंदु जहां पर दोनों एक समान रूप से मिलते हैं। क्योंकि इसके अलावा दोस्तों दोनों के बिंदु बहुत अलग अलग हैं, दोनों के विचार दोस्तों बहुत अलग अलग हैं। जहां दोस्तों कार्ल मार्क्स जो है ये क्रांति की बात करते हैं, ये भाई साहब जो है दोस्तों ये क्रांति की बात करते हैं, ये बात करते हैं रिवॉल्यूशन की दोस्तों, ये बात करते हैं दोस्तों वर्ग संघर्ष की, क्लास स्ट्रगल होगा, वर्ग संघर्ष होगा या फिर क्या होगा, क्लास स्ट्रगल होगा। ये दोस्तों बात करते हैं पूंजीवाद की समाप्ति की। ये दोस्तों बात करते हैं क्या, ये दोस्तों बात करते हैं पूंजीवाद की समाप्ति की, कि कैपिटलिज्म को, एबोलिशन ऑफ कैपिटलिज्म की बात करते हैं, एबोलिशन ऑफ कैपिटलिज्म की बात करते हैं दोस्तों। क्रांति होगी, हिंसा हो सकती है, उसमें क्या हो सकती है, उसमें हिंसा हो सकती है दोस्तों, हिंसा की बात करते हैं। तो भाई साहब बात करते हैं सो वायलेंस की। तो दोस्तों गांधी जो है इनके विपरीत, तो गांधी प्रेम की बात करते हैं दोस्तों, टू लव ऑल, टू लव ऑल की बात करते हैं। सो गांधी जो है दोस्तों ये बात करते हैं अहिंसा की, नॉन वायलेंस। गांधी बात करते हैं सो, वो बात करते हैं सो पूंजीवाद की समाप्ति दोस्तों, ये बात करते हैं सत्याग्रह, ये दोस्तों बात करते हैं किसकी दोस्तों, ये बात करते हैं सर्वोदय की, सबको साथ मिलने की बात करते हैं, सर्वोदय की दोस्तों बात करते हैं। तो मतलब कहने का ये है कि दोनों अलग अलग है। सो गांधी आसमान है तो मार्क्स जमीन है, या मैं यूं कहूं कि दोनों जो हैं ये नदी के दो किनारे हैं दोस्तों। ये दोनों जो हैं ये नदी के क्या हैं, दो किनारे हैं, गांधी और मार्क्स। लेकिन एकमात्र ऐसा बिंदु जहां पर दोनों कॉमन है, वो क्या है दोस्तों, वो है राज्य विहीन समाज। दोनों स्टेटलेस सोसाइटी की बात करते हैं। तो अब सवाल ये है कि सर गांधी और मार्क्स मतलब इतने महान लोग रहेंगे लोग, सर ये लोग राज्य विहीन समाज क्या सर, मतलब कल्पना की बात करते थे, मतलब यूटोपिया सर, रोमांस, रोमांटिक थे सर। पॉलिटिकल साइंस में दोस्तों रोमांटिक का मतलब होता है कल्पना की बात करना, कल्पना लोग की होना, कल्पना की दुनिया में जीना, विचारों की दुनिया में जीना, व्यवहार से दूर, इसे बोलते हैं रोमांस इन पॉलिटिकल साइंस। तो सर क्या ये लोग मतलब राज्य ना है तब ये हाल है, तो ये दोनों के दोनों सर राज्य विहीन समाज की बात करते थे सर, एकदम अतार की बातें लग रही हैं, आपको लग सकती हैं दोस्तों, लेकिन ये करते थे। और उसका आधार भी दिया लोगों ने, उसका कारण भी दिया दोस्तों। यदि हम बात करें गांधी और मार्क्स की कि क्यों दोस्तों ये राज्य विहीन समाज की बात करते हैं, क्यों दोस्तों गांधी और मार्क्स जो है ये बात करते हैं, तो यहां पर आपको समझना पड़ेगा दोस्तों गांधी और मार्क्स की फिलॉसफी को। तो गांधी और मार्क्स, मैंने आपसे कहा कि दोनों क्या है दोस्तों, दोनों बात करते हैं स्टेटलेस सोसाइटी की, बोथ आर इन फेवर ऑफ स्टेटलेस सोसाइटी, या दोनों राज्य विहीन समाज की उससे बात करते हैं। अच्छा ये बताओ, पहली बात तो आपने अभी क्या कहा था कि अगर राज्य ना हो तो क्या होगा, अगर राज्य ना हो तो आपने कहा था सर अराजकता होगी, यानी कि एनार्की होगी। अगर राज्य नहीं होगा तो क्या दोस्तों होगी, अराजकता होगी, एनार्की होगी, ये आपने कहा था। और ये दोनों क्या बात करते हैं, राज्य की ना होने की। तो अगर राज्य के ना होने की कंडीशन को आपने एनार्की कहा था, अराजकता कहा था,
तो मैं क्या गांधी और मार्क्स दोनों को अराजकतावादी कह सकता हूँ? क्योंकि दोनों जो है दोस्तों क्या है, ये दोनों ही राज्य को नहीं मानते हैं। तो इन दोनों को अगर मैं कहूँ कि दोनों बोथ आर एनार्किस्ट, दोनों क्या है, दोनों अराजकतावादी हैं, तो कोई दिक्कत तो नहीं है दोस्तों। दोनों क्या है, दोनों एनार्किस्ट है दोस्तों। तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। तो गांधी के लिए तो कहा भी जाता है गांधी के लिए तो कहा भी जाता है, गांधी क्या है, गांधी फिलोसफिकल एनार्किस्ट हैं, दार्शनिक अराजकतावादी हैं, क्योंकि वो राज्य में बिलीव नहीं करते। तो चूंकि राज्य की ना होने की जो कंडीशन है उसे कहा जाता है अराजकतावाद, यानी कि एनार्की। तो गांधी और मार्क्स क्योंकि राज्य की बात नहीं करते, इसलिए इन दोनों को कहा जाता है दोस्तों एनार्किस्ट या फिर अराजकतावादी। अब सवाल ये है कि दोनों राज्य क्यों नहीं चाहते? तो आप शायद से सेटिस्फाई करेंगे इनके साथ बात, साथ ये जो बात कहेंगे उसके बाद में आप शायद से सेटिस्फाई होंगे। तो गांधी का मानना यह है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है, प्रत्येक व्यक्ति विवेकशील है। प्रत्येक व्यक्ति जो है, एवरी इंडिविजुअल इज विवेकशील, मतलब उनके पास विवेक है, दे आर हैविंग रीजन। प्रत्येक व्यक्ति रीजन के है, उसके पास विवेक है, वो उसके पास तर्क है दोस्तों, रेशनल है, प्रत्येक व्यक्ति तर्क है, रेशनल है। प्रत्येक व्यक्ति नैतिक है दोस्तों, मोरल है। और प्रत्येक व्यक्ति जो है अपना अच्छा बुरा जानता है। क्या दोस्तों, अच्छा, अपना अच्छा बुरा जानता है, मतलब व्हाट इज गुड एंड बैड ये आप जानते हैं अपने बारे में। तो अगर गांधी ने आपके बारे में ये कहा है तो कोई गलत बात कही है क्या? अगर गांधी ने आपके बारे में ये कहा है कि आप अच्छे हैं, आप नैतिक हैं, आप विवेकशील हैं, आप तार्किक हैं और आप अपना अच्छा बुरा जानते हैं दोस्तों, तो गांधी ने कुछ गलत कह दिया क्या? नहीं, कुछ गलत नहीं कहा। आप तो ऐसे ही हैं, आप नैतिक हैं, आप विवेकशील हैं, आप तार्किक हैं, आप रेशनल हैं दोस्तों, एंड यू आर, यू नो योर गुड एंड बैड। तो गांधी कहते हैं कि अगर व्यक्ति नैतिक है, तार्किक, अच्छा बुरा जानता है अपना, तो फिर उसके व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए कोई संस्था क्यों चाहिए? सो व्हाई देयर इज बी a need to control the behavior of humans? There is no need to control behavior of human या human behavior। अगर मानव अच्छा है, नैतिक है, तो आप ये बताइए आपके व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए कोई संस्था क्यों चाहिए? नहीं चाहिए। तो हम बात करें गांधी फिलोसफी की, कि गांधी राज्य क्यों नहीं चाहते। तो गांधी ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो नैतिक है, वो विवेकशील है, वो अपना अच्छा बुरा जानता है, और जब अपना अच्छा बुरा जानता है तो उसे उसके व्यवहार को कंट्रोल करने के लिए कोई बॉडी नहीं चाहिए। एज सिंपल एज दैट। दूसरा दोस्तों, गांधी का मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो ईश्वर की समान संतान है। वी आर इक्वल चिल्ड्रन ऑफ गॉड। हम सब क्या हैं, हम सब ईश्वर की समान संतान हैं। और अगर हम सब ईश्वर की समान संतान हैं तो हम सब में रिश्ता कैसा होगा दोस्तों? एक पिता की 4-5 संतानें होती हैं तो उनमें रिश्ता कैसा होता है, प्रेम का होता है कि नफरत का होता है दोस्तों? तो एक पिता की जो 4-5 संतानें होती हैं उनमें प्रेम का रिश्ता होता है। तो ठीक इसी प्रकार हमारा पिता कौन है दोस्तों? पिता परमेश्वर कौन है? ईश्वर है। तो जब हम सबका निर्माण ईश्वर ने किया है, जब हम सब ईश्वर की समान संतान हैं, तो हमें रिश्ता कैसा होगा? प्रेम का। तो जब रिश्ता हमें प्रेम का होगा तो ये बताओ पुलिस स्टेशन की जरूरत क्यों है भाई? जब जब दोस्तों घर में इशू होता है भाई बहन में, तो हम थाना जाते हैं दोस्तों? नहीं। हमें रिश्ता कैसा है? प्रेम का दोस्तों। तो जब हम सब प्रेम का रिश्ता शेयर करेंगे, तो आप दोस्तों ये बताइए कि थाने की जरूरत क्यों पड़ेगी भाई? क्यों जरूरत है रेगुलेट करने की मानव के व्यवहार को? नहीं है दोस्तों। तो ये दोस्तों गांधी की फिलोसफी है। इसलिए जो गांधी जो है वो राज्य नहीं चाहते। कि गांधी का मानना क्या है, ये है। और ऐसा होने पर मानव के व्यवहार को कंट्रोल करने के लिए कोई अथॉरिटी नहीं चाहिए। सो देर इज नो नीड ऑफ स्टेट। तो राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है, सिंपल सी बात है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें कार्ल मार्क्स की दोस्तों, तो कार्ल मार्क्स का मानना क्या है दोस्तों? कार्ल मार्क्स का मानना है कि राज्य नहीं चाहिए, क्योंकि राज्य जो है, ये जो स्टेट है ना, ये इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि ये क्या है, ये शोषण करता है। ये क्या करता है? ये शोषण करता है दोस्तों, ये शोषण करता है। ये तो क्या करता है? ये करता है एक्सप्लॉइटेशन। और ये करता है तो किसका? समाज के बहुमत का दोस्तों, समाज के बहुमत का, मेजोरिटी ऑफ द सोसाइटी, मेजोरिटी ऑफ सोसाइटी का दोस्तों क्या करता है? शोषण करता है। और समाज में बहुमत में कौन दोस्तों? समाज में बहुमत में कौन होता है दोस्तों? समाज में बहुमत में कौन होता है? मेजोरिटी में से कौन होता है? गरीब होता है कि अमीर होता है दोस्तों? किसी भी समाज में ज्यादा कौन होते हैं? किसी भी समाज में ज्यादा अमीर होते हैं कि गरीब होते हैं? तो किसी भी समाज दोस्तों, किसी भी समाज में ज्यादा होते हैं गरीब, पुअर, है ना दोस्तों? ये होते हैं दोस्तों।
तो कार्ल मार्क्स का मानना है कि ये जो राज्य है ना, ये क्या करता है, ये राज्य जो है ये एक शोषणकारी संस्था है, और ये शोषण करता है किसका, ये शोषण करता है गरीब मजदूरों का। और किस लिए करता है, और दोस्तों ये करता है किसके पक्ष में, दोस्तों ये करता है पूंजीवाद के पक्ष में, अडानी अंबानी के पक्ष में। जो कैपिटलिज्म है इसके पक्ष में करता है ये। तो जो कैपिटलिज्म है ये इसके पक्ष में करता है दोस्तों। तो कार्ल मार्क्स कहता है कि राज्य जो है ये क्या है, ये एक परजीवी है, एक पैरासाइट है, एक शोषण करता है, एक्सप्लॉइटेशन करता है किसका, समाज के बहुमत का करता है, किसके पक्ष में करता है, अडानी अंबानी या फिर जो कैपिटलिस्ट हैं दोस्तों, या जो पूंजीवादी हैं उनके पक्ष में करता है। कैसे करता है, तो बाय गिविंग थॉट्स, क्या देकर, इनको कई सारे विचार देकर दोस्तों, कई सारे क्या देकर, थॉट्स देकर, कई भाई धर्म की बात करके, रिलीजन की बात करके, संस्कृति की बात करके, कल्चर की बात करके दोस्तों, कल्चर की बात करके, राष्ट्र इत्यादि की बात करके, बाय गिविंग द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन एंड ऑल। और इन सब के आधार पर ये इस गरीब का क्या करता है, तो शोषण करता है। कार्ल मार्क्स कहता है कि धर्म जो है ये अमीरों के लिए नहीं है, धर्म तो बनाया गया है इन गरीबों के लिए, ताकि गरीब लड़ते रहें आपस में। ये गरीब धर्म के नाम पर आपस में लड़ते रहेंगे, इनको बांटा जा सकता है धर्म के नाम पर, और ये बटे रहेंगे, और ये इनको पता भी नहीं चलेगा कि कब ये उस धर्म के नाम पर बटे 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 80 करोड़ लोग 5 केजी राशन पर पहुंच गए हैं। और इनको ये नहीं दिखेगा कि तुम्हें इस धर्म के नाम पर लड़वा के ये जो पूंजीपति है ये दुनिया के सेकंड रिचेस्ट पर्सन में पहुंच गया है, सेकंड रिचेस्ट पर्सन में पहुंच गया है। इन दोस्तों विचारों को कुछ पता ही नहीं चला, ये तो बिल्कुल बैठे एकदम, ये लड़ रहे हैं कि यहाँ होना चाहिए, घर के भीतर करेंगे, घर के बाहर करेंगे, रोड पे करेंगे, पहाड़ पे करेंगे, अंतरिक्ष में करेंगे, ये दोस्तों इसी में लगे हुए हैं, इनको तो पता ही नहीं चलता। तो मार्क्स कहता है कि ये जो राष्ट्र का कॉन्सेप्ट है, ये जो संस्कृति की बात करते हैं, जो धर्म की बात करते हैं, ये सब क्या है, ये सब तो पूंजीवादी टूल्स हैं, ये सब तो इस कैपिटलिज्म के टूल हैं कंट्रोल करने के लिए समाज को। वरना अगर इनकी आंख खुल जाएगी, अगर इनकी आंख खुल जाएगी, अगर ये धर्म के चश्मे से बाहर आ जाएंगे, तो फिर ये पूछेंगे सवाल कि भाई तू इतना आगे कैसे पहुंच गया, तू कल तक तो 100 लोगों में भी नहीं था, तू कल तक तो दुनिया के 100 लोगों में भी नहीं था रिचेस्ट, आज तो तू 2 नंबर पे आ गया, कैसे पहुंच गया, ऐसी कौन सी फैक्ट्री बना ली तूने अचानक से, ऐसा कौन सा व्यापार किया तुमने। ये शिक्षा की बात करेंगे, ये स्वास्थ्य की बात करेंगे, ये रोजगार की बात करेंगे, ये धंधे पानी की बात करेंगे दोस्तों। तो इनकी आंखें बंद रखना बहुत जरूरी है। तो इनकी आंखें कैसे बंद रखी जाएंगी, इन पर फूल बरसा कर। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा मार्क्स कहता है, मार्क्स। तो मार्क्स कहता है कि एक गरीब व्यक्ति 100 रुपए के फर्जी केस में 40 साल तक जेल काटता है, ये राज्य है। एक गरीब व्यक्ति को वो 40 साल जेल में रखता है एक गलत केस में 100 रुपए के चोरी के। और एक 2.5 करोड़ की कार से 2 लोगों को मारने वाला, कुचलने वाला एक अमीर ज्यादा 300 वर्ड्स का ऐसे लिख के फ्री हो जाता है। मार्क्स कहता है कि ये है राज्य, दिस इज स्टेट। एक 8-10 करोड़ की कार रखने वाला खानपुर में लोगों को सरेआम कुचल देता है, और उसके बाद भी राज्य उसके घर के अंदर तक नहीं घुस पाता, और गरीब व्यक्ति को घर के अंदर घुस के निकाल के मारता है, बाहर ले आता है दोस्तों, जुर्म ना होने पर भी कई बार। तो ऐसे में कार्ल मार्क्स दोस्तों, ये सब कार्ल मार्क्स बोल रहा है। तो कार्ल मार्क्स जो है दोस्तों, कार्ल मार्क्स बोलता है कि भैया ये राज्य क्या है, ये तो एक शोषणकारी संस्था है, ये तो पैरासाइट है, इट इज ये तो पैरासाइट है, ये परजीवी है, ये इस पूंजीवाद के पक्ष में काम करता है, ये इस कैपिटलिज्म के पक्ष में काम करता है, और शोषण करता है गरीबों का, मजदूरों का, इसलिए राज्य नहीं चाहिए। दोस्तों मार्क्स का फंडा बहुत क्लियर है, राज्य इसलिए नहीं चाहिए दोस्तों। तो गांधी का मानना है कि राज्य इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि मानव का व्यवहार नैतिक है, सद्गुणी है दोस्तों, अच्छा व्यक्ति है, अच्छा बुरा जानता है अपना, सब में प्रेम का रिश्ता होगा, इसलिए नहीं चाहिए राज्य। मार्क्स का मानना है कि राज्य इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि भाई राज्य जो है ये क्या है, ये एक परजीवी है, एक पैरासाइट है, और ये एक्सप्लॉइटेशन करता है, शोषण करता है गरीब मजदूरों का इन द फेवर ऑफ कैपिटलिज्म। तो दोनों के अपने अपने मानने हैं दोस्तों। तो ये दोनों की अपनी अपनी फिलॉसफी है। तो बहुत सारी फिलॉसफी होती है, फिलॉसफी का मतलब होता है दुनिया को देखने का नजरिया दोस्तों, दुनिया को देखने का नजरिया। तो जैसा आपका नजरिया होगा वैसे ही आपके क्या होंगे, तो जैसा आपका नजरिया होगा वैसे ही आपके नज़ारे होंगे। अगर आपका नजरिया मार्क्सवादी है तो दुनिया आपको मार्क्सवादी दिखेगी, शोषण दिखेगा आपको हर जगह। अगर आपका चश्मा गांधीवादी हो तो दुनिया आपको नैतिक दिखेगी, अच्छी दिखेगी और सद्गुणी दिखेगी दोस्तों।
लोग अच्छे दिखेंगे आप लोगों को, विवेकशील दिखेंगे आप लोगों को। तो सारे क्या है, ये सारे चश्मे हैं, जो चश्मा पहनोगे दुनिया वैसी दिखेगी आप लोगों को। तो ये दोस्तों गांधी और मार्क्स को आपने पढ़ा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ दोस्तों, तो ये बताओ सवाल, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। आपने पढ़ लिया दोस्तों, तो आप ये बताइए तो मेरे को कि ये आंसर क्या दोगे इसका। अ कॉमन एग्रीमेंट इज फाउंड, अ कॉमन एग्रीमेंट इज फाउंड बिटवीन गांधीज्म एंड मार्क्सिज्म, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इट। गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है, यह निम्नलिखित में से कौन सी है। तो बताओ बच्चा लोग, अभी आपने पढ़ा है, तो बताओ गांधीवाद और मार्क्सवाद में एक कॉमन एग्रीमेंट, एक कॉमन सहमति जो है क्या है। पहला है एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्यविहीन समाज, अ स्टेटलेस सोसाइटी एज अल्टीमेट गोल। दूसरा है वर्ग संघर्ष, क्लास स्ट्रगल। तीसरा है निजी संपत्ति की समाप्ति, एबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। और चौथा दोस्तों आर्थिक नियतिवाद है, यानी कि इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म है, इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म दोस्तों। तो आपको पता है दोस्तों एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्यविहीन समाज जो है, ये दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा ए दोस्तों जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहीं पर गांधी और मार्क्स जो है थोड़ा, यहीं पर दोस्तों गांधी और जो मार्क्स हैं वो एक समान है। बाकी सारे जो मामले हैं, वर्ग संघर्ष, निजी संपत्ति की समाप्ति, आर्थिक नियतिवाद, क्लास स्ट्रगल है, एबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म है, ये सब जो है दोस्तों, ये सब किसका है, ये सब तो मार्क्स का है। ये सब जो दोस्तों, ये सब किसका है, ये सब दोस्तों मार्क्स का है, ये सब दोस्तों कार्ल मार्क्स का है। ठीक है दोस्तों, एक सवाल का जवाब और दीजिए फिर आप लोग। तो ये बताइए, एनार्की इज एंटी, अराजकता विरोधी है दोस्तों। बताइए किसकी विरोधी अराजकता है। तो अराजकता विरोधी है, एनार्की इज एंटी। अभी पढ़ के आए ना आप लोग दोस्तों, अराजकता विरोधी है किसकी, कैपिटलिज्म की, पूंजीवाद की, राज्य की दोस्तों, चर्च की, या फिर लिबरलिज्म की। दोस्तों अराजकता विरोधी है किसकी, राज्य की या फिर स्टेट की। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा बी। तो ये दोस्तों पढ़ा आप लोगों ने। अब आपने देखा कि सर गांधी और मार्क्स जो हैं ये कहते हैं कि राज्यविहीन समाज होना चाहिए, लेकिन दोस्तों आपने देखा कि ये तो सर एक कल्पना की बात है सर, तो एक यूटोपिया है सर। सही पॉसिबल सर कैसे है, मतलब बिना सर राज सरकार के कैसे समाज चल सकता है। सर गांधी और मार्क्स जो है ये तो कल्पना की बात करके चले गए, यूटोपिया की बात करके चले गए, रोमांस की बात दोस्तों करके चले गए दोस्तों ये लोग। तो क्या हो सर अगर राज्य सरकार ना हो तो आपने तो अभी देखा कि अगर राज्य सरकार ना हो तो क्या होगा। अगर राज्य सरकार तो ना हो, अगर राज्य सरकार ना हो, इफ देयर इज नो स्टेट गवर्नमेंट दोस्तों, तो क्या होगा। तो सर सवाल ये है कि राज्य की आवश्यकता क्यों है दोस्तों, वाई वी नीड स्टेट, हमें राज्य क्यों चाहिए। तो दोस्तों पहले तो हम देखते हैं कि राज्य अगर ना हो तो क्या होगा। तो आपने क्या बताया, अगर राज्य नहीं है या सरकार नहीं है, स्टेट या गवर्नमेंट नहीं है दोस्तों, या इसी को आप कह सकते हैं, या और पुलिस नहीं है, सेना नहीं है, मिलिट्री दोस्तों नहीं है, पुलिस नहीं है, या और दोस्तों या आप कह सकते हैं विधि नहीं है, कानून नहीं है, नो लॉ, नो एक्ट। तो क्या होगा, ये सब दोस्तों एक ही बात है, कोई शब्द आ जाए एक ही बात है। तो अगर कोई राज्य नहीं है, सरकार नहीं, तो क्या होगा, बट इफ देयर इज नो लॉ, देयर इज नो स्टेट, नो गवर्नमेंट, नो पुलिस, नो मिलिट्री, तो क्या होगा। तो आपने कहा कि सर, तो सर होगी अराजकता, यही कहा था आप लोगों ने। तो सर होगी अराजकता यानी कि एनार्की। और इसी को आपने क्या कहा दोस्तों, इसी को आपने कहा था जंगल राज। तो इसी को आप कह सकते हैं मत्स्य न्याय। मत्स्य न्याय, धर्मशास्त्र जो है दोस्तों, धर्मशास्त्र में मत्स्य न्याय का शब्द प्रयोग किया गया है, मत्स्य न्याय, मत्स्य न्याय दोस्तों। या इसी को आप कह सकते हैं माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो अगर राज्य नहीं है दोस्तों तो ये होगा, इफ देयर इज नो स्टेट दैट मीन्स देयर विल बी ए एनार्की। वहां से क्या होगा, वहां अराजकता होगी, वहां माइट इज राइट होगा, वहां मत न्याय होगा। तो मत न्याय का मतलब है बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी, मतलब बाहुबली छोटे कमजोर व्यक्ति को खत्म कर देगा। यही होता माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो मतलब तो कहने का ये है कि अगर राज्य नहीं है तो फिर ये होगा, अराजकता होगी।
अगर आप, अच्छा ये बताओ, आप में से किसी को लगता है ऐसा कि जो राज्य है दोस्तों, राज्य सरकार हमारी स्वतंत्रता के लिए खतरा है? मतलब राज्य हमें हमारी स्वतंत्रता छीनता है। रात को 2 बजे हम टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, तो राज्य हमको रोक देता है, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, बताओ माई बाप का नाम क्या है, नंबर दो, बात करेंगे। या सर हम लोग सर चौराहे पे खड़े हो जाते हैं, हवलदार हाथ ऊपर कर लेता है, तुमको रुकना होता है, रेड लाइट होती है तो रुकना होता है। सर बताओ सर, हमारे जीवन पे कितने सारे सर प्रतिबंध लगा रखे हैं इस राज्य ने। तो सर अगर ये राज्य ना हो, सर अगर ये राज्य ना हो तो हमारे पास एक्सट्रीम लिबर्टी होगी सर। सर हम जहां चाहें सर वहां जाएंगे, कोई सर रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। तो यदि आपको ये लगता है कि राज्य के ना होने पर आपके पास स्वतंत्रता होगी, एक्सट्रीम लिबर्टी होगी, तो मेरे प्यारे दोस्तों आप गलत हैं। क्योंकि जिस चीज की आप कल्पना कर रहे हैं स्वतंत्रता के रूप में, वो स्वतंत्रता नहीं है, वो अराजकता है। वही अराजकता है, वही एनार्की है। ये क्या होती है, अब ये समझ रहे हैं हम लोग एनार्की होती क्या है। जैसे दोस्तों हिरन जो है, हिरन जो होता है दोस्तों, वो जंगल में रहता है, जंगल राज, एनार्की। तो जंगल में कोई नियम कानून है नहीं है, तो हिरन जहां चाहे वहां पानी पिए, जहां चाहे वहां घास चरे, जहां चाहे दोस्तों वो दौड़ लगाए, जहां चाहे वो सो जाए, जहां चाहे वो दोस्तों भाग जाए। कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, कोई लाल बत्ती नहीं, कोई हवलदार नहीं, कोई पुलिस नहीं दोस्तों, कोई राज्य नहीं। तो अगर आपको लगता है कि वो स्वतंत्र है, तो आप गलतफहमी में हैं दोस्तों, आप गलतफहमी में हैं। क्यों? क्योंकि वो तब तक दौड़ दौड़ रहा है, वो तब तक भाग रहा है, सो वो तब तक खा रहा है जब तक कि उस पर बाहुबली या किसी शेर की नजर नहीं पड़ती दोस्तों। शेर की नजर से पड़ेगी जैसे उस पे, तो शेर उसे खा जाएगा, और केवल उसे मृत्यु दोस्तों नहीं देगा, केवल उसे मृत्यु नहीं देगा, बल्कि भयावह मृत्यु देगा दोस्तों। केवल उसको मौत नहीं देगा दोस्तों, बल्कि क्या देगा? भयावह मौत देगा दोस्तों, डरावनी मौत देगा। कई बार आपने देखा होगा नेशनल ज्योग्राफी वगैरह पर कि कोई जंगली जानवर किसी जानवर को खा रहा होता है, वो जानवर जिंदा भी है और उसके अंदर की जो आंतड़ियां हैं वो निकाली जा रही होती हैं, और शेर उसे खा रहा होता है, जंगली जानवर उसे खा रहा होता है, और वो जिंदा भी होता है उसमें अगला जानवर। तो वो जो परिस्थिति है दोस्तों, वो जो कंडीशन है, वो बड़ी भयावह होती है दोस्तों। मतलब केवल मौत नहीं, बल्कि भयावह मौत होती है दोस्तों। क्या होती है? भयावह मौत होती है दोस्तों। तो वो जो आपने सोचा ना कि स्वतंत्रता है और एक्सट्रीम स्वतंत्रता है, लिबर्टी है, स्वतंत्रता बहुत ज्यादा, वो स्वतंत्रता तो नहीं है, वो क्या है? वो दोस्तों अराजकता है, वो एनार्की है। उसमें क्या है? वो एनार्की है। तो राज्य क्यों चाहिए दोस्तों? तो राज्य चाहिए ताकि हमारा जीवन सुरक्षित रहे दोस्तों, ताकि हमारी जो लाइफ है दोस्तों वो सुरक्षित रहे। दोस्तों एक सेकेंड। तो दोस्तों मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा कि एनार्की दोस्तों, अराजकता जो है दोस्तों, एनार्की जो है वो स्थिति होगी जहां पर आप सोच रहे हैं कि एक्सट्रीम लिबर्टी है दोस्तों। तो हिरन के पास कोई स्वतंत्रता नहीं होती है, बल्कि उसको भयावह मृत्यु का भय होता है। तो राज्य क्यों चाहिए दोस्तों? तो राज्य की जरूरत इसलिए है क्योंकि हमें स्वतंत्रता चाहिए। तो राज्य के होने पर स्वतंत्रता है दोस्तों, राज्य के होने पर स्वतंत्रता है दोस्तों। वो हवलदार खड़ा हुआ है दोस्तों, वो हवलदार खड़ा हुआ है, इसलिए आप स्वतंत्र हैं कि आप चौराहे से घर जा पाएंगे सेफली। अगर वो हवलदार नहीं होगा तो चौराहे पर कोई बाहुबली आपको कुचल के जा सकता है। तो रात को 2 बजे पुलिस आपको इसलिए रोकती है, राज्य आपको इसलिए रोकता है ताकि आपकी सुरक्षा की जा सके, क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति आपको मार सकता है दोस्तों। तो राज्य आपकी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है, राज्य आपके जीवन का संरक्षण करता है दोस्तों। क्या करता है? जीवन का संरक्षण करता है दोस्तों, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ। राज्य जो है ये क्या करता है? ये राज्य जो है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ करता है, इसमें जीवन का संरक्षण करता है दोस्तों, ये करता है लाइफ प्रोटेक्शन।
जीवन का संरक्षण दोस्तों करता है ये, सेल्फ प्रिजर्वेशन या प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ। अच्छा, तो आप ये बताइए कि आपकी सबसे प्राथमिक इच्छा क्या है, सबसे तो प्राइम डिजायर क्या है आप लोगों की, आप लोगों की सबसे प्राथमिक इच्छा है, सबसे प्राइम डिजायर क्या है? तो दोस्तों आपकी जो सबसे प्राइम डिजायर है, सबसे जो प्राथमिक इच्छा है, वो है जीवन का संरक्षण, है ना। अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर एसडीएम बनना है, डीएसपी बनना है, फलाना बनना है, अच्छा लाइफ जीना है, गाड़ी बंगला होना है, पैसा होना है, वो सब कुछ नहीं है, वो सब कुछ भी नहीं है दोस्तों। आपकी सबसे जो प्राथमिक इच्छा जो है वो है लाइफ, जिसे बोलते हैं सेल्फ प्रिजर्वेशन, जीवन का संरक्षण। क्योंकि जब जीवन पर खतरा आता है ना, जब जीवन पर खतरा आता है तो सब भूल जाते हैं हम लोग, ये गाड़ी बंगला एसडीएम बेसडीएम सब 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 भूल जाते हैं हम लोग। तो मानव की सबसे जो प्राथमिक इच्छा है, द वेरी प्राइम डिजायर ऑफ एन इंडिविजुअल इज टू सेल्फ प्रिजर्वेशन, जीवन का संरक्षण या आत्म संरक्षण दोस्तों। ये सबसे पहली इच्छा होती है किसी को, ये सबसे पहली इच्छा होती है किसी व्यक्ति की, समझ में आ रहा है? और आपकी भी वही है, आत्मा या फिर जीवन का संरक्षण दोस्तों। दोस्तों आपकी सबसे प्राथमिक इच्छा जो है वो लाइफ का प्रिजर्वेशन है, इसलिए आपने इसको क्या बनाया, राज्य बनाया, क्योंकि लाइफ कहाँ सुरक्षित है, सो लाइफ सुरक्षित है कहाँ पर, राज्य में है। क्योंकि एनार्की में तो माइट इज राइट में लाइफ सुरक्षित नहीं है, वहां केवल खतरा नहीं है, भय भय नहीं मरने का, बल्कि भयावह मृत्यु का दोस्तों भय है, मतलब खतरनाक दोस्तों मौत का भय है वहां तो आप लोगों को। तो चूंकि आपकी सबसे प्राथमिक इच्छा जो है वो लाइफ को प्रोटेक्ट करना है, इसलिए आपने क्या बना लिया, सो राज्य बना लिया। तो राज्य बनाने की जो सबसे बड़ी प्राथमिकता है वो क्या है, वो है अपने जीवन को प्रोटेक्ट करना। तो सबसे बड़ी भूमिका क्या है उस राज्य की? अगर मैं आपसे पूछ लूं कि व्हाट इज द मेन रोल और द वेरी फर्स्ट फंक्शन ऑफ ए स्टेट, तो क्या है, टू प्रोटेक्ट लाइफ, जीवन का संरक्षण दोस्तों। ये है राज्य की सबसे बड़ी भूमिका जीवन में, हमारे हमारे जीवन को बचाना। उसके बाद सेकेंडरी है अच्छा गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, लोकतंत्र, वो सब 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 सेकेंडरी दोस्तों। पहला है कि जान बचाना, सेल्फ प्रिजर्वेशन दोस्तों, जीवन का संरक्षण है राज्य का प्राथमिक काम। तो दोस्तों आपने कहा कि सर मानव के जीवन का सबसे जो प्राथमिक काम है, सर मानव के जीवन का जो सबसे प्राथमिक काम, सर मानव के जीवन की जो सबसे प्राथमिक इच्छा है, द वेरी प्राइम डिजायर ऑफ ह्यूमन इज टू सेल्फ प्रिजर्व या जीवन का संरक्षण, लाइफ प्रोटेक्शन दोस्तों, यही है। तो मानव के सबसे प्राथमिक इच्छा जो है वो जीवन को बचाना है। जानवर की सबसे प्राथमिक इच्छा क्या है दोस्तों? जो जानवर होता है, जो एनिमल होता है दोस्तों, उसकी सबसे प्राथमिक इच्छा क्या होती है? उसकी भी जीवन बचाना ही है। तो सब देखिए, जब आप किसी जानवर के पास जाते हैं, जब आप किसी जानवर के पास जाते हैं तो जानवर भाग जाता है आपको देखकर, क्यों? क्योंकि उसको अपनी जान पर खतरा लगता है, क्योंकि उसको अपनी जान पर क्या लगता है दोस्तों, खतरा लगता है, इसलिए वो भाग जाता है आपको देखकर। तो आपका भी सबसे प्राथमिक जो लक्ष्य है, जो इच्छा है दोस्तों, वो भी लाइफ प्रोटेक्शन है दोस्तों। जानवर की सबसे जो प्राथमिक इच्छा है वो भी लाइफ प्रोटेक्शन है। तो इस लेवल पर तो आप दोनों समान हो गए, इस लेवल पर तो उसमें आप दोनों क्या है, उसमें इस लेवल पर तो आप दोनों समान है। क्योंकि आपकी इच्छा भी क्या है, आपकी जो सबसे प्राथमिक इच्छा है, जो प्राइम डिजायर है, वो जान बचाना है। तो जानवर की जो प्राथमिक इच्छा है, जो प्राइम डिजायर है, वो भी जान बचाना है। तो आप दोनों तो समान हो गए दोस्तों, समान है इस मामले में तो आप लोग। तो आपको जानवर से अलग कौन करता है? विवेक, विवेक दोस्तों, रीजन, तर्क, नैतिकता, मोरलिटी, ये आप में पाई जाती है, सो ये जानवर में नहीं होती है। जानवर अपने बच्चे को भी खा जाता है भूख लगने पर। तो सर ऐसे में नैतिकता, विवेक, तर्क जो है ये आपको जानवर से अलग करता है। और चूंकि आपके पास नैतिकता, विवेक और तर्क था, इसलिए आपने क्या बना लिया, सो इसलिए आपने बना लिया राज्य अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन क्योंकि जानवर में ये नहीं है, इसलिए वो क्या नहीं बना पाए, राज्य नहीं बना पाए। तो दुनिया में कोई कुत्ता का राज्य है क्या, कोई बिल्ली का राज्य है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो, हालांकि सबसे उनकी भी प्राथमिक इच्छा क्या है, उनकी भी प्राथमिक इच्छा, प्राइम डिजायर जो है वो तो लाइफ प्रोटेक्शन ही है, वो तो जीवन को बचाना ही है उनका भी। लेकिन राज्य नहीं बना पाए, क्यों? क्योंकि उनके पास विवेक या उन पर नैतिकता तो नहीं है, जो कि आपके पास पाई जाती है। तो इसका उपयोग किया करें, क्योंकि ये चीज आपको जानवर से अलग करती है। इसके ना होने पर आप एकदम जानवर के ही समान होते हैं दोस्तों, मतलब कहने का ये है। इज इट क्लियर दोस्तों? तो राज्य है तो जीवन है, राज्य है तो स्वतंत्रता है दोस्तों। राज्य के ना होने पर स्वतंत्रता लग सकती है, लेकिन वो होती नहीं है, वो होती है अराजकता, वो होती सो एनार्की। वो क्या होती है? वो होती है एनार्की। तो मैं आपको दो इक्वेशन देता हूं सो। एक इक्वेशन तो ये है कि अगर राज्य है
या विधि है दोस्तों, इफ देयर इज स्टेट, देयर इज अ लॉ, देन देयर इज अ लिबर्टी, तो स्वतंत्रता है। या दोस्तों, इफ देयर इज नो स्टेट और लॉ, या सो अगर कोई राज्य नहीं है, राज्य या विधि नहीं है, तो स्वतंत्रता है, तो लिबर्टी है दोस्तों। बताइए क्या कहना चाहेंगे आप लोग? हाँ जी, अगर राज्य या विधि है तो स्वाधीनता है, स्वतंत्रता है, या राज्य या विधि नहीं है तो स्वाधीनता है दोस्तों। तो आपको पता है दोस्तों, ये इक्वेशन जो है ये करेक्ट है। अगर राज्य है, अगर राज्य है, विधि है तो स्वाधीनता है, और अगर राज्य या विधि नहीं है, इफ देयर इज नो लॉ, इफ देयर इज नो स्टेट, दैट मीन्स देयर विल बी नो लिबर्टी। अगर राज्य नहीं है, अगर विधि नहीं है तो स्वतंत्रता भी नहीं है। और रही बात इसकी, अगर राज्य नहीं है तो ये जो स्वतंत्रता है, ये स्वतंत्रता नहीं तो क्या होती है, यहाँ होती है अराजकता दोस्तों। यहाँ दोस्तों होती है क्या, यहाँ होती है अराजकता या एनार्की दोस्तों। तो वो अराजकता है राज्य के ना होने पर जो होती है, ना कि स्वतंत्रता दोस्तों। क्लियर है जी? तो अगर क्लियर है तो आइए सवाल करते हैं फिर, तभी क्लियर का पता चलेगा कि आपको क्लियर कितना क्लियर हो गया दोस्तों। तो क्या जरूरत है दोस्तों राज्य की? वाई वी नीड स्टेट? तो याद दोस्तों, जीवन का संरक्षण दोस्तों। क्या करता है ये करता है जीवन का संरक्षण या लाइफ प्रोटेक्शन। और लाइफ जो है दोस्तों, ये क्या है, ये सबसे प्राइम डिजायर है हमारी। ये क्या दोस्तों, ये हमारी सबसे प्राइम डिजायर है दोस्तों, ये सबसे प्राथमिक इच्छा है हमारी। समझ में आया? तो अपनी प्राथमिक इच्छा लाइफ को बचाने के लिए आपने क्या बनाया, राज्य बनाया दोस्तों। इसलिए ये है दोस्तों, इसलिए क्या है, इसलिए राज्य है, इसलिए देयर विल बी ए स्टेट। क्लियर बच्चे लोग? चलिए अब सवाल दोस्तों करते हैं एक। मुझे उम्मीद है कि अगर आप ये लेक्चर्स पसंद कर रहे हैं तो ही मैं ऐसे लेक्चर जो हैं आगे से अपलोड करूंगा आपके लिए, ये क्योंकि इसमें ये रिकॉर्डेड फॉर्म में है और मैं चाहता हूं कि आप इसको बिना कमेंट बाजी के, बिना किसी चीज़ के सिर्फ समझें, कि सिर्फ पढ़ें दोस्तों यहाँ से कंटेंट आप लोग, ताकि आप लोग जो है अपने कंटेंट को और अच्छा कर सकें। तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सेशन कैसा लगा आप लोगों को, ताकि मैं इस पर और दोस्तों काम कर सकूं। इसी प्रकार के जो लेक्चर्स हैं हम लोग उसको और तैयार कर सकें। सवाल है दोस्तों, देखिए, विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है? Which of the following best reflects the most appropriate relationship between law and liberty? तो दोस्तों, विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध क्या होगा? यदि विधियां अधिक होती हैं तो स्वाधीनता कम होती है। इफ लॉ आर मोर देन फ्रीडम इज लेस। यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। इफ देर इज नो लॉ देर इज नो लिबर्टी। यदि स्वाधीनता है तो विधि निर्माण जनता को करना होगा। इफ देर इज अ फ्रीडम देन लॉ मेकिंग मस्ट बी डन बाय द पीपल। यदि विधि परिवर्तन बार बार होता है तो वह स्वाधीनता के लिए खतरा है। इफ लॉ आर चेंज रिपीटेडली देन इट इज डेंजरस फॉर द फ्रीडम। तो इस प्रश्न को पढ़ के आपको लगेगा कि सर चारों ऑप्शन तो सही लग रहे हैं, सर चारों ऑप्शन जो है तो सही लग रहे हैं, लेकिन आपको सही नहीं दोस्तों, आपको सबसे उपयुक्त बताना है, सबसे उपयुक्त, वेरी अप्रोप्रिएट। तो वो दोस्तों पढ़ के अभी आए हो आप लोग कि यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं दोस्तों, क्योंकि सबसे जो प्राथमिक ऑप्शन है इन चारों में, सबसे जो पहला ऑप्शन है दोस्तों, सबसे जो पहला ऑप्शन होगा इन चारों में वो क्या है, वो यही होगा कि यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। देयर इज नो लॉ देयर इज नो लिबर्टी। लॉ के ना होने पर लिबर्टी नहीं होती बल्कि अराजकता होती दोस्तों। तो पहला ही दोस्तों ऑप्शन, ये जो ऑप्शन है बी वाला, सो ये करेक्ट है। यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है, क्योंकि बाकी जो ऑप्शन है वो सब सेकेंडरी हैं। विधि निर्माण जनता को करना होगा, बार बार हो रहा है तो खतरा है, ये सब तो सेकेंडरी है। पहले विधि तो हो, पहले देयर शुड बी अ लॉ, पहले विधि हो, फिर बार बार होगी तो देखेंगे खतरा है कि नहीं है, लोग बनाएंगे कि राजा बनाएगा, वो सब सेकेंडरी है। लेकिन एटलीस्ट फर्स्ट देयर विल बी ए स्टेट, एटलीस्ट देयर विल बी ए लॉ। पहले लॉ तो हो, फिर देखेंगे कौन बनाएगा, राजा या लोग, वो सब सेकेंडरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देयर शुड बी अ लॉ। सो इफ देयर इज नो लॉ देयर इज नो लिबर्टी दोस्तों। अगर स्वतंत्रता चाहिए तो विधि लाइए, यदि विधि है तो स्वाधीनता है, यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। इफ देयर इज नो लॉ देन देयर इज नो लिबर्टी दोस्तों, इफ देयर इज नो लॉ देन देयर इज नो लिबर्टी। क्लियर हो चलो ये चीज। और दोस्तों अगर आप लोग चाह रहे हैं कि और अच्छे से तैयारी करना हो तो मैं लगातार आपसे यही बोलूंगा
कि आप लोग हमारे अभी जो सेल चलती है इस सेल से जुड़ सकते हैं और आप लोग को बहुत फायदा मिलेगा इस सेल से। और तो सेल फायदा इसलिए देगी आप लोगों को कि इस समय आप लोगों के लिए 80% दोस्तों ऑफ चल रहा है। और अगर आप चाह रहे हो मेरी मेंटरशिप और चाह रहे हो मैक्सिमम डिस्काउंट पाना, तो आपको क्या करना है, आपको पता है, आपको आपकी स्क्रीन पे चल रहा है जो कोड है जो वेद लाइव कोड है, इसको यूज कीजिए ताकि आप लोग को मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए और मिल जाए मेरी मेंटरशिप। और इस मेंटरशिप में आप रहकर अपनी जो प्री मेंस और इंटरव्यू है, इन तीनों की तैयारी कर सकते हो दोस्तों, इन तीनों की तैयारी कर सकते हो। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, तो इस मौके को मिस मत कीजिए। 15 अगस्त जो है ये लास्ट डेट है, 15 अगस्त जो है ये लास्ट डेट है आप लोगों के इस ऑफर की। तो चलिए दोस्तों, राज्य हो गया आप लोगों का कि व्हाट इज द नीड ऑफ स्टेट। तो राज्य की सबसे प्राथमिक जरूरत क्या है? सेल्फ प्रिजर्वेशन, आत्म संरक्षण, जीवन को बचाना दोस्तों, इसी राज्य बनाया है। तो सर राज्य, अब आप मुझे ये बताओ दोस्तों कि जीवन को बचाना आपकी ही सबसे पहली इच्छा है, या जो आज का मानव जो है, जो आज का मानव है उसकी सबसे पहली इच्छा जान बचाना है, या सर मानव तो कभी का हो सर उसकी पहली इच्छा जान बचाना ही होगी? मेरा सवाल यह है कि जो आज का मानव है क्या उसकी ही सबसे पहली इच्छा जान बचाना है, या जब से मानव है दोस्तों तब से उसकी सबसे पहली इच्छा जान बचाना है? तो जब से मानव होगा दोस्तों, जब से मानव है तब से उसकी सबसे पहली इच्छा जान बचाना है। पहले जो आदि मानव था उसकी पहली इच्छा जान बचाना ही था, पेड़ पे सोया करता था, पेड़ पे चला जाया करता था, क्यों? लाइफ को बचाने के लिए दोस्तों। तो अगर शुरुआत से मानव की जो सबसे प्राथमिक इच्छा है वो जान बचाना है, तो राज्य भी शुरुआत से होगा कि नहीं होगा दोस्तों? तो राज्य भी शुरुआत से है दोस्तों, बस आज जो है वो राज्य का स्वरूप चेंज हो गया है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर ऑफ स्टेट दोस्तों हो गया है। बाकी राज्य जो है वो पहले से है। तो राज्य जो है दोस्तों, क्योंकि क्योंकि मानव की सबसे पहली इच्छा जान बचाना शुरुआत से है, और इसलिए उसने राज्य का निर्माण भी शुरुआत से किया हुआ है। इसी दोस्तों कहा जाता है कि राज्य जो है वो शुरुआत से है। बस अंतर यह है कि पहले दोस्तों जो राज्य था और आज का जो राज्य है उसके स्वरूप में क्या हुआ है दोस्तों? परिवर्तन हुआ है। तो पहले जो राज्य था दोस्तों, पहले जो स्टेट था वो कैसा था दोस्तों? पहले जो राज्य था या जो स्टेट था वो तो कैसा है? वो था राजतंत्र। ये तो राजतंत्र ही है दोस्तों, या राजतंत्र कह लीजिए, सिंपल राजतंत्र दोस्तों, या मोनार्की दोस्तों। और आज जो स्टेट है वो कैसा है दोस्तों? आज जो स्टेट है वो है आपका लोकतंत्र, या फिर दोस्तों डेमोक्रेसी। तो राज्य के दोस्तों स्वरूप में परिवर्तन हुआ है दोस्तों, जो नेचर ऑफ स्टेट है इसमें चेंज आया है। पहले तो मोनार्किकल स्टेट था दोस्तों, आज जो है वो डेमोक्रेटिक स्टेट है दोस्तों, आज लोकतांत्रिक राज्य है। और जो लोकतांत्रिक राज्य जो है इसकी क्या विशेषता है दोस्तों? तो जो लोकतांत्रिक राज्य आज आया है इसकी क्या विशेषता है दोस्तों? तो इनकी विशेषता है, पहला, यहाँ दोस्तों सहमति से शासन होता है, सहमति का शासन है दोस्तों ये, या रूल बाय कंसेंट है, नंबर 1। नंबर 2 दोस्तों, लोकतंत्र में क्या होता है? यहाँ पर सरकार इच्छा की होती है, आपकी इच्छा की सरकार है दोस्तों, या गवर्नमेंट बाय विल। तीसरा दोस्तों, यहां पर आप सहमति कैसे दोगे दोस्तों? तो आप सहमति देंगे चुनाव के माध्यम से, तो चुनाव दोस्तों इलेक्शन। चौथा दोस्तों, यहां पर बहुमत का शासन होता है, यहां दोस्तों क्या है? यहां पर बहुमत का शासन, तो यहां पर रूल ऑफ मेजोरिटी है। यहां दोस्तों क्या है? यहां पर आप लोगों का रूल ऑफ मेजोरिटी दोस्तों, यहां पर आप लोगों का संविधानवाद है दोस्तों। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है। यहाँ दोस्तों आपकी सीमित सरकार है, सात छठा। तो यहाँ पर क्या सरकार मिलेगी दोस्तों आप लोगों को? तो लोकतंत्र में आपको मिलती है सीमित सरकार, या दोस्तों लिमिटेड गवर्नमेंट। और यहाँ आप लोगों को मिलेगा दोस्तों क्या? यहाँ पर आपको मिलता है सहभागिता दोस्तों, या फिर पार्टिसिपेशन। तो इसमें क्या है? ये है दोस्तों लोकतंत्र की विशेषताएं। क्या क्या आएंगी? रूल बाय कंसेंट, मतलब सहमति शासन होगा, आप सहमति देंगे अपनी, भाई चुनाव क्या है? सहमति लेने का माध्यम है। तो इच्छा की सरकार होगी, रूल बाय, तो ये क्या है? गवर्नमेंट बाय विल है। आपने सहमति दी है दोस्तों, तो ये आपकी इच्छा तो हुई। अब जो सरकार काम कर रही है वो आपकी आपकी इच्छा है उसमें, क्योंकि आपकी इच्छा दी थी आप लोगों ने, सहमति दी थी आप लोगों ने।
दोस्तों ये चुनाव की बात होगी, दोस्तों यहाँ पर बहुमत की बात होगी, दोस्तों यहाँ पर बात होगी संविधानवाद, दोस्तों यहाँ पर बात होगी सीमित सरकार, और दोस्तों यहाँ पर बात होगी सहभागिता। तो सहभागिता मतलब क्या होता है? सहभागिता का मतलब होता है प्रोटेस्ट, कैंडल मार्च, जिंदाबाद मुर्दाबाद, जंतर मंतर। ये है दोस्तों सहभागिता, ये है दोस्तों पार्टिसिपेशन, ये सहभागिता है। क्लियर सुन, ये है सहभागिता या फिर पार्टिसिपेशन। तो दोस्तों जेपी नारायण जैसे लोगों ने ये कहा है दोस्तों कि जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। इसका मतलब यही था कि जब सहभागिता आपकी खत्म हो जाएगी लोकतंत्र में, तो लोकतंत्र किसी की वजह से नहीं चलता है, बल्कि ये जनता की वजह से चलता है। क्योंकि सत्ता में से बैठा हुआ व्यक्ति कभी नहीं चाहता कि वो सत्ता से हटे। ये तो शक्ति का एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। जिसके हाथ में शक्ति है वो कभी नहीं चाहेगा कि शक्ति शक्ति उसके हाथ से निकल जाए दोस्तों। तो लोकतंत्र में सबसे बड़ी भूमिका जनता की ही होती है, सरकारों की नहीं होती है। सबसे बड़ी भूमिका जो है वो लोकतंत्र में जनता की ही होती है दोस्तों। आपकी भूमिका होनी चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर जब जेपी नारायण साहब कह रहे हैं कि जब सड़कें सूनी हो जाती है, संसद आवारा हो जाती है, इसका मतलब ये है कि जब आपकी सहभागिता नहीं होगी, जब आपका पार्टिसिपेशन नहीं होगा, तो संसद तानाशाह हो जाएगी दोस्तों, आवारा हो जाएगी। तो इसी बात को एक थिंकर हैं और हन्ना अरेंट, जो हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस एंड आईआर में, सो वो भी कहती हैं कि लोकतंत्र में सहभागिता वैसे है जैसे आपके शरीर को जिंदा रखने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। जैसे आपके शरीर को जिंदा रखने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक वैसे ही दोस्तों लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए सहभागिता की आवश्यकता होती है। तो लोकतंत्र की दोस्तों क्या है? लोकतंत्र की खुराक दोस्तों कौन? तो लोकतंत्र की खुराक है दोस्तों क्या? आपका सहभागिता या फिर दोस्तों पार्टिसिपेशन। तो इसलिए जरूरी क्या है दोस्तों? इसलिए जरूरी है कि लोकतंत्र में आपकी जो सहभागिता है वो क्या रहे? लोकतंत्र से आपकी सहभागिता बनी रहे दोस्तों, पार्टिसिपेशन जो है वो बना रहे। चलिए, तो ये दोस्तों आपने देख लिया। अब दोस्तों आगे देखते हैं मामला। अब दोस्तों लोकतंत्र को थोड़ा सा और गहराई से समझते हैं ताकि आप यहाँ पर अब विधायिका कार्यपालिका का रोल समझ पाए। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर लोकतंत्र की या डेमोक्रेसी की, तो आपने आज तक डेमोक्रेसी के बारे में क्या पढ़ा है? तो आपने पढ़ा है कि फॉर द पीपल बाय द पीपल, दोस्तों सारी बातें पढ़ी हुई हैं आप लोगों ने, और वो सही बात भी है। लोगों का शासन, लोगों के द्वारा शासन किया जाना, सारी बातें सही दोस्तों। बस उसी बात को मैं थोड़ा सा अलग तरीके से बताने का प्रयास करूंगा ताकि आप अच्छे तरीके से इसको क्या करें, समझ पाए दोस्तों। तो लोकतंत्र में दोस्तों डेमोक्रेसी जो है, इसमें इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है डेमोक्रेसी, डेमोस्क्रेसिया, डेमोस्क्रेसिया दोस्तों। इसका मतलब होता है, तोड़ोगे तो निकलेगा डेमोस्क्रेसिया, बना दो तो डेमोक्रेसी। तो डेमोस जो है दोस्तों, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है लोगों का। तो इसका मतलब होता है लोगों का, और दोस्तों क्रेशिया का मतलब होता है शासन। तो लोगों का शासन दोस्तों, यही आप लोग कह रहे थे, लोगों का शासन। तो मैंने उसी बात को समझाया आप लोगों को। लोगों का क्या दोस्तों? ये लोगों का शासन है, रूल ऑफ द पीपुल है। तो यहाँ पर बनाने वाले कौन है? लोगों का शासन। बनाने वाले कौन दोस्तों? तो बनाने वाले हैं लोग। तो बनाने वाले कौन? सो बनाने वाले लोग हैं। दैट मीन्स क्रिएटर कौन? सो क्रिएटर जो है दोस्तों ये लोग हैं। और बनने वाला कौन है दोस्तों? बनने वाली सरकार है दोस्तों। तो बनाने वाले दोस्तों लोग हैं, सो बनाने वाले लोग हैं और बनने वाली है सरकार। क्लियर है जी? तब आप मुझे बताओ कि ज्यादा पावर किसके हाथ में होनी चाहिए, बनाने वाले के या बनने वाले के दोस्तों? ज्यादा पावर किसके हाथ में होनी चाहिए दोस्तों, बनाने वाले के या दोस्तों बनने वाले के? तो ज्यादा पावर जो है वो होनी चाहिए बनाने वाले के हाथ में। तो रूल है ना दोस्तों ये तो। एक कुम्हार मटका बनाता है दोस्तों, कुम्हार मटका बनाता है। बनाने वाला कौन है? तो बनाने वाला कुम्हार है। बनने वाला कौन है? मटका है। तो किसके पास ज्यादा पावर होनी चाहिए? मटके का मुंह लेफ्ट में रखना है, मटके का मुंह राइट रखना है, मटके का मुंह सेंटर में रखना है, ये सब कौन डिसाइड करेगा? ये दोस्तों कौन डिसाइड करेगा? ये कुम्हार डिसाइड करेगा दोस्तों, या फिर ये मटका डिसाइड करेगा? कुम्हार करेगा, क्योंकि कुम्हार ने बनाया मटका। तो लोकतंत्र में आप हैं कुम्हार और जो सरकार बनाई है आपने वो है मटका। तो बताइए किसके पास ज्यादा स्वतंत्रता अधिकार होने चाहिए? तो आपके पास दोस्तों, बनाने वाले के पास, जनता के पास दोस्तों, जनता के पास जो है दोस्तों, जनता के पास क्या, तो जनता के पास दोस्तों, जनता के पास
तो जनता जो है दोस्तों, जनता के पास ज्यादा अधिकार और उसमें क्या होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो जनता को ज्यादा स्वतंत्रता और अधिकार यानी कि राइट्स और लिबर्टी जो है वो किसके पास होनी चाहिए दोस्तों, जनता के पास होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि आप क्रिएटर दोस्तों, आप बनाने वाले हैं। और ये कब होगा, ये तब होगा जब ये शासन जो है, जो सरकार है, ये क्या होगी, सीमित होगी दोस्तों, या फिर क्या होगी, लिमिटेड होगी। क्योंकि दोस्तों अगर ये शासन असीमित हो गया, इस बात को सुन लीजिए, अगर ये शासन क्या हो गया दोस्तों, ये शासन असीमित हो गया दोस्तों, शासन जो है ये हो गया दोस्तों अगर अनलिमिटेड, तो ये सबसे पहला काम ये करेगा कि तुम्हारी स्वतंत्रता को क्या कर देगा दोस्तों, ये तुम्हारी स्वतंत्रता को सीमित कर देगा, ये तुम्हारी लिबर्टी को क्या कर देगा, लिमिटेड कर देगा, लिमिट कर देगा दोस्तों, लिमिट कर देगा दोस्तों आपकी स्वतंत्रता को। तो आप क्यों चाहेंगे जिसको आपने बनाया है वो आपको इस चीज सीमित कर दे, आप चाहेंगे ऐसा दोस्तों, आप नहीं चाहेंगे। तो लोकतंत्र में लोगों के द्वारा शासन बनाया जाता है, लोगों ने सरकार बनाई है, तो बनाने वाले लोग हैं और दोस्तों बनने वाली जो सरकार है, इसलिए लोगों के पास ज्यादा स्वतंत्रता और अधिकार होने चाहिए। ये कब होगा, जब शासन जो है वो सीमित होगा। शासन सीमित कैसे होगा, ये अभी हम देखेंगे दोस्तों। लेकिन अगर शासन दोस्तों असीमित हो गया तो वो आपकी स्वतंत्रता को क्या कर देगा, सीमित कर देगा। असीमित सरकार कैसी होती है, असीमित शासन कैसा होता है, जैसे नॉर्थ कोरिया में दोस्तों, जैसे नॉर्थ कोरिया में है। तो नॉर्थ कोरिया का शासक असीमित है, वहां का जो शासन दोस्तों है, जो रूल है वहां का, वो अनलिमिटेड है। आप देखिए दोस्तों वहां पर, वहां सीमित शासन नहीं है दोस्तों, वहां असीमित है, इसलिए वहां के लोगों का खाना पीना, रहना, बाल कटाना, रोना, सब कुछ वहां का शासन डिसाइड करता है, क्योंकि असीमित है शासन जो है वो दोस्तों, क्या है, शासन असीमित है। वहां का शासक ही बताता है कि आपको कितने प्रकार के बाल कटाने हैं, आपको क्या खाना है, क्या पहनना है, कैसे पहनना है। मतलब आपके जीवन के हर क्षेत्र पर शासन का नियंत्रण है दोस्तों। ऐसा होता है सो असीमित शासन, जहां आपके पास स्वतंत्रता नहीं होती, अधिकार नहीं होते हैं, जहां तुम्हारा जीवन का कोई महत्व या मूल्य नहीं होता है, जहां तुम भेड़ बकरी के समान होते हो। तो आप ऐसा शासन क्यों चाहोगे जो जो असीमित हो जाए, शासन तो आपने बनाया है ना, तो आप क्यों चाहोगे कि वो शासन असीमित हो दोस्तों, आप चाहेंगे ऐसा कि वो सीमित हो, वो असीमित हो जाए, नहीं। तो आप क्या चाहेंगे, वो सीमित रहे भाई, ताकि मेरे पास अधिक स्वतंत्रता अधिकार रहे, मैंने बनाया है, आई एम द ऑनर, एंड एग्जैक्टली यू आर द ऑनर ऑफ डेमोक्रेसी दोस्तों, आप लोकतंत्र के मालिक हैं, यू आर द ऑनर ऑफ डेमोक्रेसी, आप दोस्तों लोकतंत्र के मालिक हैं। तो आप क्यों चाहेंगे सरकार असीमित हो दोस्तों, आप चाहेंगे सरकार क्या हो, सीमित हो। सेवक बनाया है आपने, सेवक, राजा नहीं बनाया आपने, सेवक बनाया है दोस्तों आपने। तो दोस्तों अब सवाल ये कि सर सरकार को सीमित कैसे किया जाए। दोस्तों सरकार को सीमित दोस्तों कौन करता है, सरकार को सीमित दोस्तों करता है संविधान। सरकार दोस्तों इसको सीमित करता है संविधान, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन। सरकार दोस्तों सीमित करता है संविधान या फिर कॉन्स्टिट्यूशन। और कैसे करता है दोस्तों, तो देखिए अब इसको। तो दोस्तों संविधान जो है इस सरकार को सीमित कैसे करता है, संविधान जो है दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ये कैसे लिमिट करता है सरकार को। तो ये शासन जो है दोस्तों, ये जो सरकार है, गवर्नमेंट जो है, उसको डिफरेंट ऑर्गन में बांट देता है, ये शक्तियों को विभिन्न अंगों में क्या कर देता है, डिवाइड से विभाजित कर देता है। क्योंकि आपको पता दोस्तों कि अगर सारी शक्तियां किसी एक ऑर्गन में रहेंगी, अगर सारी शक्तियां दोस्तों, अगर सारी पावर, सारी शक्तियां किसी एक ऑर्गन में रहेंगी, तो वो क्या होगा, वो निरंकुश हो जाएगा, वो ऑटोक्रेट हो जाएगा, और उसको कंट्रोल करना मुश्किल है। जैसे राजतंत्र, जैसे मोनार्की है, राजतंत्र जो है दोस्तों, राजतंत्र में राजा ही क्या है दोस्तों, राजतंत्र में राजा ही विधायिका है, राजा ही कार्यपालिका है, राजा ही न्यायपालिका है, राजा ही लेजिस्लेचर, राजा ही एग्जीक्यूटिव, राजा ही क्या जुडिशरी है। इसलिए दोस्तों उसे कंट्रोल करना मुश्किल है, नामुमकिन है। तो हमने राजा बनाया है क्या, नहीं, सेवक बनाया दोस्तों। तो क्या करना है, तो शक्तियों को एक में केंद्रित नहीं होने देना है। इसलिए संविधान क्या करता है, संविधान शासन को बांट देता है, शक्तियों को तोड़ देता है इनटू 3 ऑर्गन्स। कितने अंगों में, 3 अंगों में। एक अंग को कहेगा कि तेरा नाम क्या है, तुम्हारा नाम विधायिका है, तुम्हारा नाम जो है ये विधायिका है, यानी कि क्या है, लेजिस्लेचर है। तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम कार्यपालिका है या फिर एग्जीक्यूटिव है। और तुम्हारा काम क्या है, एक है तुम्हारा अंग, तुम्हारा नाम है न्यायपालिका, तुम्हारा नाम है न्यायपालिका या फिर जुडिशरी दोस्तों। ये 3 अंग है। क्योंकि देखो मैंने क्या कहा आप लोगों से, शक्ति अगर किसी एक में रहेगी तो वो निरंकुश रहेगा दोस्तों, जैसे राजा होता है।
तो मैंने आपसे कहा कि राजा नहीं बनाया आप लोगों ने, आपने उसको क्या बनाया है, आपने बनाया है सेवक। तो इसलिए आपको शक्ति को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर शक्ति आपने नहीं तोड़ी तो फिर वो एक्सट्रीम हो जाएगा, उसको कंट्रोल करना मुश्किल है दोस्तों। क्योंकि कहावत भी है, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। शक्ति निरंकुश करती है और अत्यधिक शक्ति तो अधिक से अधिक निरंकुश करती है दोस्तों। शक्ति निरंकुश करती है और अधिक शक्ति तो अधिक से अधिक नियंत्रित करती है। तो हम दोस्तों क्या करेंगे, शक्ति को तोड़ देंगे। तोड़ दिया संविधान ने 3 अंगों में, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका दोस्तों। इसी को कहा जाता है शक्तियों का पृथक्करण दोस्तों। इसी को क्या कहा जाता है। तो संविधान ने क्या किया दोस्तों, तो संविधान ने क्या किया, तो संविधान ने पहला काम किया, शक्तियों को पृथक कर दिया दोस्तों। शक्तियों का पृथक्करण। सेपरेशन ऑफ पावर। नंबर 1 दोस्तों, लेकिन क्या शक्तियों को केवल बांटने से काम चल जाएगा क्या, क्या शक्तियों को केवल पृथक करके काम चल जाएगा, क्या केवल बांटने से काम चल जाएगा, नहीं। इनके काम भी बताने पड़ेंगे, इनके काम भी इनको एलोकेट करने होंगे कि तुम्हारा काम ये है, तुम्हारा काम ये है, तुम्हारा काम ये, वरना तो ये तीनों एक दूसरे का काम करना शुरू कर देंगी। तो केवल सेपरेशन से काम नहीं चलेगा, बल्कि इन तीनों को इनके काम भी बताए जाएंगे। तो संविधान केवल सेपरेशन नहीं करता है, शक्तियों को तो पृथक नहीं करता है, बल्कि इनके जो काम है वो भी निर्धारित करता है दोस्तों। और संविधान कहता है कि सुनो विधायिका, तुम्हारा काम है टू मेक लॉ। टू मेक व्हाट, टू मेक लॉ इज योर फंक्शन। तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा काम है कानून बनाना। क्या काम है, तुम्हारा काम है कानून बनाना। कार्यपालिका, तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा काम है उन कानूनों को लागू करना। उन कानूनों को क्या करना, लागू करना। टू एग्जीक्यूट द लॉज, टू एग्जीक्यूट द लॉज। तो नाम में दिया गया ना कि लॉज क्या क्या बॉडी है, इसमें एग्जीक्यूटिव है, तो नाम में इसमें एग्जीक्यूटिव दिया हुआ है, तो मतलब ही हो गया एग्जीक्यूट करने वाली बॉडी है ना। और तीसरा संविधान ने कहा न्यायपालिका, तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा काम है विवादों का समाधान करना। क्या करना, विवादों का समाधान करना। विवादों का समाधान या डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। क्या करना, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करना। डिस्प्यूट्स को रेजोल्व करना इज योर फंक्शन। तो दोस्तों संविधान सरकार को सीमित कैसे कर रहा है, पहला उसने सरकार को 3 अंगों में बांट दिया, सेपरेशन ऑफ पावर उसने कर दिया, शक्तियों को पृथक कर दिया, नंबर 1। दूसरा उसने क्या किया, उसने शक्तियों के कार्यों को निर्धारित कर दिया दोस्तों, एलोकेट द फंक्शंस ऑफ द ऑर्गन। तुम्हारा काम ये, तुम्हारा काम ये, तुम्हारा काम ये। और ऐसा करना जरूरी था, वरना तो ये तीनों कोई भी काम करना शुरू कर देते, वो नहीं करना है। तो संविधान ने पहला किया शक्तियों को पृथक्करण, दूसरा किया शक्तियों के कार्यों को निर्धारित किया दोस्तों। क्या किया, शक्तियों के जो कार्य हैं, कार्यों को परिभाषित किया या निर्धारित किया दोस्तों। एलोकेशन फंक्शन ऑफ ऑर्गन, एलोकेशन द फंक्शंस ऑफ ऑर्गन दोस्तों, या शक्तियों के कार्यों को क्या किया दोस्तों, शक्तियों के कार्यों को निर्धारित किया गया। तुम्हारा काम ये, तुम्हारा काम ये, तुम्हारा काम ये। और दोस्तों बहुत स्पष्ट तरीके से समझिए इस चीजों को कि विधायिका का तुम्हारा काम क्या है, कानून बनाना है, योर फंक्शन इज टू मेक लॉ। कार्यपालिका योर फंक्शन इज टू एग्जीक्यूट द लॉ। और न्यायपालिका योर फंक्शन इज टू डिस्प्यूट रेजोल्यूशन या रिजोल्व द डिस्प्यूट्स। तो दोस्तों ये 2 काम करके काम चल जाएगा क्या, शक्तियों को पृथक कर दिया, सेपरेशन ऑफ पावर कर दिया, अलग कर दिया, तो बांट दिया शक्तियों को, दूसरा इनके कार्य बता दिए। क्या केवल इतने से काम चल जाएगा दोस्तों, क्या केवल इतने से काम चल जाएगा, नहीं दोस्तों, इतने से काम नहीं चलने वाला है। मतलब सर, मतलब ये दोस्तों, मतलब ये कि इतने से काम नहीं चलेगा, इसके अलावा ये करना होगा। अब तो ये कह दिया ना कि तुम अलग अलग हो, तुम्हारे काम ये हैं, तो मतलब ये हो गया कि मतलब कानून बनाना काम इसका है, तो ये कैसा भी कानून बना लेगी, क्या ये कैसा भी कानून बना लेगी, क्या ये कैसे भी लागू कर लेगी, नहीं दोस्तों। तो इन तीनों का एक दूसरे पर नियंत्रण भी देना होगा, इन तीनों को एक दूसरे पर नियंत्रण भी देना होगा कि कहीं अपने दायरे के बाहर ना चली जाए, ये कहीं अपने दायरे के बाहर ना चली जाए, ये कहीं अपने दायरे के बाहर ना चली जाए। तो इसलिए संविधान केवल शक्तियों को पृथक नहीं करता है, सेपरेशन नहीं करता है, केवल उनके कार्यों को बताता नहीं है, बल्कि उनके बीच में दोस्तों, उनके बीच में नियंत्रण और संतुलन भी स्टैब्लिश करता है दोस्तों। उनके बीच में क्या करता है, नियंत्रण और संतुलन भी स्टैब्लिश करता है। कैन ऑल्सो मेक्स चेक एंड बैलेंस बिटवीन द ऑर्गन्स दोस्तों। तो शक्तियों के बीच में तो क्या करता है, शक्तियों के बीच में
नियंत्रण और संतुलन, तो नियंत्रण और संतुलन भी स्टैब्लिश करता है, नियंत्रण और संतुलन। कैन ऑल्सो मेक चेक एंड बैलेंस, चेक एंड बैलेंस भी दोस्तों क्या करता है, स्टैब्लिश करता है। कैसे करता है? विधायिका ने दोस्तों क्या बनाया है, दोस्तों विधायिका ने बनाया इलेक्टोरल बॉन्ड कानून। क्या बनाया दोस्तों? इलेक्टोरल बॉन्ड कानून बनाया। उसे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, खारिज कर दिया, क्योंकि वो अपने दायरे से बाहर था, संविधान के बाहर जा रहा था। दोस्तों इसने बनाया क्या, एनजैक, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उसे खारिज कर दिया। तो देख रहे हैं आप लोग, इनके द्वारा बनाए गए जो कानून है उसे वो खारिज कर देता है न्यायपालिका। और आप देखिए कि न्यायपालिका का जो न्यायाधीश है, जो जज है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के, उनके खिलाफ महाभियोग, उनको हटाने की प्रक्रिया कहाँ आती है दोस्तों, उनको हटाने का प्रोसेस कहाँ इनिशिएट होता है, तो वो होता है विधायिका में। तो है ना चेक एंड बैलेंस, इसका नियंत्रण उसके पास भी है, उसका इसके पास भी है, तो ये चेक एंड बैलेंस है दोस्तों। तो संविधान दोस्तों, संविधान शक्तियों को सीमित करने के लिए, संविधान जो है दोस्तों वो शक्तियों को सीमित करने के लिए, टू लिमिट द पावर, क्या क्या करता है, तो सही हेडिंग डाल दीजिए, लोकतंत्र में संविधान शासन को सीमित करता है, सीमित करता है। इन डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट्स द गवर्नमेंट बाय, बाय कैसे करता है दोस्तों, नंबर एक, बाय सेपरेशन ऑफ पावर्स, शक्तियों का पृथक्करण करके दोस्तों, शक्तियों का क्या करके, शक्तियों का दोस्तों पृथक्करण करके, नंबर एक। दूसरा दोस्तों, दूसरा क्या है, दूसरा है बाय एलोकेट या एलोकेशन ऑफ फंक्शंस, एलोकेशन ऑफ फंक्शंस, कार्यों को निर्धारित करके दोस्तों, कार्यों को क्या करके, कार्यों को निर्धारित करके। थर्ड दोस्तों कैसे करता है सीमित, थर्ड है दोस्तों, थर्ड दोस्तों कैसे करेंगे, थर्ड है दोस्तों आप लोगों का चेक एंड बैलेंस, है ना, बाय एस्टैब्लिशिंग चेक एंड बैलेंस दोस्तों, या नियंत्रण और संतुलन दोस्तों। क्या है, नियंत्रण और संतुलन है दोस्तों। तो इन सब से लोकतंत्र में संविधान सरकार को सीमित करता है। और सीमित क्यों करना है ये पता है आपको, सीमित क्यों करना है आपको पता है, क्योंकि सरकार आपने बनाई है दोस्तों, क्योंकि गवर्नमेंट को आपने बनाया है, तो आप चाहेंगे कि इसको आपने बनाया है वो क्या रहे, सीमित रहे, वरना वो असीमित होगा तो आपको सीमित कर देगा, आप क्यों चाहोगे ऐसा। तो आपके पास ज्यादा स्वतंत्रता अधिकार रहे, इसलिए जरूरी है कि सरकार क्या रहे, सीमित रहे, उसमें लिमिटेड रहे। ठीक है जी, ये चीज दोस्तों। तो यहां पर आपने क्या किया, यह संविधान ने क्या किया, संविधान ने सरकार को सीमित किया बाय दीज टूल्स, तीन हथियार हो गए। और दोस्तों इसके अलावा कुछ और भी है क्या, दोस्तों इसके अलावा और भी कुछ है क्या संविधान जो करता है सरकार को सीमित करने के लिए? तो हाँ दोस्तों, सरकार को सीमित करने के लिए संविधान कुछ और भी करता है दोस्तों। और वो क्या करता है, संविधान आपको कुछ अधिकार देता है, संविधान जो है वह आपको कुछ अधिकार देता है, वह आपको कुछ राइट्स देता है, जिसे कहा जाता है फंडामेंटल राइट्स, जिसे कहा जाता है मौलिक अधिकार, जिसे क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं मौलिक अधिकार या फिर फंडामेंटल राइट्स। तो संविधान आपको मौलिक अधिकार देता है दोस्तों। और जो मौलिक अधिकार हैं दोस्तों, ये जो मौलिक अधिकार हैं, ये मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं, ये मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं आपको बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी सरकार के खिलाफ काम करते हैं, शासन के खिलाफ काम करते हैं दोस्तों। ये जो फंडामेंटल राइट हैं, तो ये जो मौलिक अधिकार हैं, ये भी क्या है दोस्तों, ये भी, ये क्या करते हैं दोस्तों, ये भी आपको, संविधान ने आपको जो मौलिक अधिकार दिए हैं ये सरकार के खिलाफ काम करते हैं, दे आर अगेंस्ट स्टेट, और सरकार के खिलाफ दोस्तों मिले हुए हैं आप लोगों को। मतलब सर, मतलब ये है कि ये मौलिक अधिकार आपके हित में है और ये सरकार के खिलाफ हैं, शासन के खिलाफ हैं। कैसे, आपने देखा होगा अभी हाल फिलहाल सरकार दोस्तों 3 फार्म लॉ लेकर आई थी, 3 कृषि कानून लेकर आई दोस्तों सरकार, लेकिन देश के किसानों को वो कानून जो है पसंद नहीं आए, समझ में नहीं आया दोस्तों। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग किया, उनका विरोध किया, और अंततः सरकार को 1 साल के भीतर उन कानूनों को वापस लेना पड़ गया।
तो आपने संसद द्वारा, आपने सरकार के द्वारा बनाए गए जो कानून है दोस्तों, उनको क्या करवा दिया, वापस करवा दिया। कैसे करवा दिया? क्या था आपके पास दोस्तों ऐसा? मौलिक अधिकार था दोस्तों, आपस दोस्तों क्या था, आपस फंडामेंटल राइट था दोस्तों, इसलिए आपने खारिज करवा दिया। तो किसके खिलाफ काम कर रहे हैं मौलिक अधिकार दोस्तों? ये सरकार के खिलाफ काम कर रहे हैं मौलिक अधिकार। क्लियर है जी? नंबर एक। नंबर दो दोस्तों, अभी एक हाल फिलहाल में कानून और बनाया था सरकार ने, ड्राइवर्स के लिए था दोस्तों कानून, ड्राइवर्स के लिए वो कानून बनाया था, लेकिन दोस्तों ड्राइवर्स जो थे उनको कानून समझ में नहीं आया, उन्होंने फिर प्रोटेस्ट किया, अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग किया, और तो फिर सरकार को झुकना पड़ा, और सरकार को जो अपना बनाया गया कानून था उसे वापस लेना पड़ा दोस्तों। वापस लेना पड़ा सरकार को कानून। कैसे? क्योंकि आपका मौलिक अधिकार थे दोस्तों। तो आपने देखा उसमें कि मौलिक जंतर मंतर दोस्तों, अभी देखा आपने रिसेंट, आपके मौलिक अधिकार, और उन मौलिक अधिकारों के चलते सरकारों को झुकना पड़ता है। तो किसके खिलाफ दोस्तों? तो मौलिक अधिकार जो हैं ये आपके दावे हैं, दे आर द क्लेम ऑफ सिटीजंस अगेंस्ट स्टेट, अगेंस्ट स्टेट, ये आपके दावे हैं जो आपको मिले हुए हैं राज्य के विरुद्ध। तो मौलिक अधिकार जो है दोस्तों, ये भी क्या करते हैं दोस्तों, ये भी सरकार को सीमित करते हैं। तो इन तरीकों से दोस्तों, इन तरीकों से संविधान जो है सरकार को सीमित करता है इन डेमोक्रेसी दोस्तों, इन तरीकों से सरकार सीमित होती है लोकतंत्र में। बाय सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों को पृथक करके, एलोकेशन ऑफ फंक्शन, शक्तियों के कार्यों को निर्धारित करके दोस्तों, चेक एंड बैलेंस, नियंत्रण और संतुलन दोस्तों, और मौलिक अधिकार, और इन सब के माध्यम से सरकार जो है वो सीमित होती है। और सीमित करना क्यों है? क्योंकि लोकतंत्र है, आपका शासन है, आपने बनाया है, बनाने वाले आप हैं, बनने वाली सरकार है। तो आप क्या चाहेंगे? जो हमने बनाया है वो क्या रहे? सीमित रहे, ताकि हमारे पास क्या रहे? अधिक से अधिक स्वतंत्रता रहे, अधिकार रहे। वो कब होंगे? जब वो सीमित होगा। और वो सीमित कैसे होगा? संविधान से। संविधान क्या करता है? शासन को, सरकार को बांट देता है 3 अंगों में, सेपरेशन ऑफ पावर, उनके कामों को क्या करता है? निर्धारित करता है, एलोकेशन ऑफ फंक्शंस, तीसरा उनमें चेक एंड बैलेंस बनाता है, और चौथा आपको देता है, तो नागरिकों को देता है क्या? तो नागरिकों को देता है मौलिक अधिकार या फिर फंडामेंटल राइट्स। और इस तरीके से संविधान जो है सरकार को क्या करता है? सीमित करता है दोस्तों। इज इट क्लियर? तो अगर मैं इस पूरी कहानी का सार कहूं दोस्तों आपसे, मगर मैं आपसे ये कहूं कि संवैधानिक सरकार या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब होता है सीमित सरकार, या दोस्तों लिमिटेड गवर्नमेंट। तो कोई गलत बात है क्या दोस्तों? अगर मैं आपसे कहूं कि संवैधानिक सरकार का मतलब होता है सीमित सरकार, अगर मैं आपसे कहूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स लिमिटेड गवर्नमेंट दोस्तों, तो ये बात सही है कि खराब है दोस्तों? एकदम सही है, कोई दिक्कत थोड़ी इसमें। दोस्तों संवैधानिक सरकार का मतलब होता है दोस्तों क्या? मतलब होता है सीमित सरकार या फिर लिमिटेड गवर्नमेंट। ये दोस्तों पूरा मामला है। इज इट क्लियर दोस्तों? हाँ जी। तो अगर क्लियर है दोस्तों तो आइए सवाल करते हैं, तब मजा आएगा। तो आइए इसमें सवाल देखते हैं, सवाल कौन कौन से हैं जो आपको करने हैं। तो दोस्तों सवाल जो है, तो बताओ दोस्तों क्या आंसर होगा इस सवाल का। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए दोस्तों, कीजिए विचार। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। संवैधानिक सरकार वह है, अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज वन। तो पढ़िए दोस्तों, बताइए इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों बताइए, तब तक आपने आंसर कर लिया होगा। दोस्तों संवैधानिक सरकार का, संवैधानिक सरकार वह होती है दोस्तों, संवैधानिक सरकार क्या होती है? जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, which imposes effective restrictions on individual's liberty in the interest of power of the state। दूसरा है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है।
तो यहां पर आएगा, तो संवैधानिक सरकार क्या है? व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट? विच इम्पोजेस इफेक्टिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन द पावर ऑफ स्टेट इन द फेवर ऑफ द इंडिविजुअल लिबर्टी। दोस्तों, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। सत्य पूछा है 2, अभी आपने पढ़ा है दोस्तों, संवैधानिक सरकार या फिर काउंसिल गवर्नमेंट क्या होती है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है? Which of the following factors determines the ultimate safeguard of freedom in a liberal democracy? दोस्तों, किसी लोकतंत्र में आपकी स्वतंत्रता सर्वाधिक कब होगी? दोस्तों, लोकतंत्र आपका शासन है, सरकार आपने बनाई है, तो आपका स्वतंत्रता कब होगी? जब सरकार सीमित होगी। सरकार सीमित कैसे होगी? संविधान से। संविधान क्या करता है? शक्तियों का पृथक्करण। दोस्तों, सेपरेशन पावर है कहीं पर? या तो सेपरेशन पावर आंसर होता, या चेक एंड बैलेंस होता, या एलोकेशन ऑफ फंक्शंस होता, या होता मौलिक अधिकार। तो इन चारों से सरकार क्या होती? सीमित होती। और सरकार सीमित होने पर आपकी स्वतंत्रता सर्वाधिक होती कहां पर? लोकतंत्र में। तो यहां से आपका आंसर क्या आएगा? यहां पर आपका आंसर आएगा डी विल बी द करेक्ट आंसर। डी जो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन किसी देश के संविधान के मुख्य प्रयोजन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? Which one of the following statements most accurately represent the primary purpose of constitution? संविधान का दोस्तों उद्देश्य क्या होता है? अभी पढ़ा है ना आप लोगों ने। दोस्तों, संविधान का उद्देश्य क्या होता है? सरकार को सीमित करना, टू लिमिट द गवर्नमेंट। संविधान का उद्देश्य क्या है? संविधान का उद्देश्य होता है सरकार को सीमित करना, टू लिमिट द गवर्नमेंट। तो इसमें 4 में से वही ऑप्शन देख लीजिए जहां पर सीमित किया जा रहा है सरकार को। यह आवश्यक विधियों के निर्माण के उद्देश्य का निर्धारण करता है। इट डिफाइंस द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग नेसेसरी लॉस। दूसरा, ये राजनीतिक पदों और सरकार के सृजन को सुकर बनाता है। इट मेक्स द अपॉइंटमेंट ऑफ द पॉलिटिकल पोस्ट एंड फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट इजी। ये सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमित करता है। इट डिफाइंस एंड लिमिट्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। ये सामाजिक न्याय, सामाजिक समता दोस्तों हो गया ना। इट डिफाइंस द एंड लिमिट्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। दोस्तों, ये सरकार की शक्तियों को परिभाषित करता है और सीमित करता है। सीमित सरकार की प्राप्ति होती है हमको इसमें। तो संविधान का सबसे प्राथमिक उद्देश्य क्या है? संविधान का सबसे प्राथमिक उद्देश्य होता है टू लिमिट द गवर्नमेंट। इट डिफाइंस द पावर ऑफ द गवर्नमेंट एंड लिमिट द गवर्नमेंट। दोस्तों, ये सरकार को सीमित करता है, उसकी शक्तियों को क्या करके? परिभाषित करके। दोस्तों, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा सी। आपने एक चीज नोटिस करी कि सारे क्वेश्चन जो है ये एक जैसे हैं, सिर्फ भाषा का अंतर है। फ्रेम अंतर कर दिया, फ्रेम को अलग कर दिया, उसमें लैंग्वेज अलग कर दी, बाकी एसेंस जो है, जो एसेंस है उसमें हर क्वेश्चन का वही लग रहा है। तो अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? बताइए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? पहला, अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं। राइट्स आर क्लेम्स ऑफ द सिटीजन ऑफ द स्टेट। अच्छा, राइट्स आर द क्लेम्स ऑफ स्टेट अगेंस्ट सिटीजन्स। दूसरा है, अधिकार वे विशेषाधिकार हैं जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट हैं। राइट्स आर प्रिविलेजेस इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट। तीसरा है, अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। राइट्स आर क्लेम्स ऑफ द सिटीजन्स अगेंस्ट स्टेट। और चौथा दोस्तों, अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ लोगों के दावे हैं, नागरिकों के विशेषाधिकार हैं। तो क्या दोस्तों मौलिक अधिकार? ये मौलिक अधिकारों की बात कर रहा है। तो अधिकार जो हैं वो राज्य के विरुद्ध आपके दावे दोस्तों, तो वो राज्य के विरुद्ध हैं और आपके हित में हैं। तो वो क्या ये अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। राइट्स आर द क्लेम्स ऑफ सिटीजन्स अगेंस्ट स्टेट। दोस्तों, तो यहां पर आपका आंसर आएगा सी। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन कीजिए, संवैधानिक सरकार वह होती है, बताइए क्या होती है संवैधानिक सरकार? व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट? बताओ उसमें क्या आंसर होगा इसका। तो दोस्तों बताइए, संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मींस, पहला, संघीय संरचना वाले राष्ट्र की एक प्रतिनिधि सरकार, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ऑफ ए नेशन विद फेडरल स्ट्रक्चर। दूसरा है, एक ऐसी सरकार जिसका प्रमुख नाममात्र की शक्ति रखता हो। बकवास दोस्तों। एक ऐसी सरकार जिसका प्रमुख वास्तविक शक्तियां, बकवास।
एक ऐसी सरकार जो संविधान की शर्तों के द्वारा सीमित हो, सीमित सरकार दोस्तों, हमें चाहिए सीमित सरकार, क्योंकि संविधान का उद्देश्य क्या है, सरकार को सीमित करना, टू लिमिट द गवर्नमेंट दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ पर आपका आंसर आएगा डी विल बी द करेक्ट आंसर। एक ही सरकार जो संविधान की शर्तों द्वारा क्या हो, सीमित हो, तो यहाँ आपका आंसर आएगा, सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, परिभाषा से संविधानिक सरकार का अर्थ है दोस्तों, परिभाषा से संविधानिक सरकार का अर्थ क्या है, बाय डेफिनेशन व्हाट इज मीन्ड बाय अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट दोस्तों, परिभाषा से संविधानिक सरकार का अर्थ है बाय डेफिनेशन व्हाट इज मीन्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट दोस्तों। तो सरकार, संविधान सरकार का मतलब क्या है, विधानमंडल द्वारा सरकार, गवर्नमेंट बाय द लेजिस्लेचर, लोकप्रिय सरकार, पॉपुलेशन गवर्नमेंट, बहुदलीय सरकार, मल्टी पार्टी गवर्नमेंट दोस्तों, या फिर सीमित सरकार दोस्तों, लिमिटेड गवर्नमेंट। तो ये है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, ये है संवैधानिक सरकार या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट दोस्तों। क्लियर दोस्तों, तो ये बहुत जरूरी टॉपिक था जो आपको जानना चाहिए, और दोस्तों भारत के प्रत्येक नागरिक को जानना चाहिए। वैसे तो आप तो खैर एस्पिरेंट हैं सिविल सर्विसेज को, तो आपको तो जानना ही चाहिए दोस्तों। तो यहाँ तो आपने क्या देखा, आपने देखा राज्य क्या होता है, इसके अलावा तो आपने देखा कि राज्य पर गांधी और मार्क्स के क्या विचार हैं, राज्य की जरूरत क्यों है, वाई नीड इज गवर्नमेंट, हमें सरकार क्यों चाहिए, हमें राज्य क्यों चाहिए। तो आपने कहा सर क्योंकि हमें हमारी जो जीवन है वो सबसे पहले चाहिए, हमारी जो सबसे प्राथमिक इच्छा है सर वो जीवन का संरक्षण है, और वो प्रोटेक्ट कहाँ हो सकता है सर, वो प्रोटेक्ट हो सकता है केवल राज्य में, और ये इच्छा केवल आपकी है कि शुरुआत के मानव की भी है, तो ये जब से मानव है तब से उसकी इच्छा है, इसलिए राज्य भी शुरुआत से है। तो राज्य का जो स्वरूप है वो क्या हो गया, वो चेंज हो गया है। पहले राज्य जो था वो मोनार्कियल था, पहले जो राज्य था वो कैसा था दोस्तों, पहले जो राज्य था वो राजतंत्रीय था या मोनार्कियल था। आज जो राज्य दोस्तों वो कैसा है, वो लोकतंत्र दोस्तों, वो डेमोक्रेटिक है। और डेमोक्रेसी में क्या क्या देखा आप लोगों ने, तो आपने कहा सर सहमति से शासन होगा, यहाँ पर रूल बाय कंसेंट होगा। यहाँ सर आपने देखा कि भाई इच्छा की सरकार होगी लोकतंत्र में, रूल बाय गवर्नमेंट बाय विल होगा, चुनाव से सरकार बनाई जाएगी, रूल ऑफ मेजोरिटी है, बहुमत का शासन दोस्तों, संविधानवाद की बात है, और सीमित सरकार की दोस्तों बात है। और लास्ट में आपने क्या कहा था, सहभागिता है सर, यानी कि पार्टिसिपेशन है। एंड लास्ट में आपने देखा कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका दोस्तों किस प्रकार से इनका वर्गीकरण किया गया है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, टू लिमिट द गवर्नमेंट, सरकार को सीमित करने के लिए। और अंततः तो आपने क्वेश्चंस देखे हैं कि क्वेश्चंस जो हैं ये सारे, तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं ये पीसीएस के हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं ये आईएएस प्रीलिम्स के हैं। तो अब आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट करके कि ऐसे जो सेशंस हैं ये आपको चाहिए, क्योंकि इसमें यहाँ पर कमेंट बाजी तो चलती नहीं है, यहाँ तो सीधा सा पूरा मामला चलता है। तो इसमें ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है ये सेशंस, मेरा ऐसा मानना है। और दूसरी बात दोस्तों एक ध्यान रखेंगे आप लोग कि अभी दोस्तों जो सेल चल रही है वो सेल दोस्तों आपके लिए चल रही है, और इस सेल में आप लोग दोस्तों मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो पा सकते हैं। ठीक है, तो राज्य के स्वरूप में चेंज आपने दोस्तों देख लिया कहाँ से कहाँ दोस्तों, ये जो बातें थी आज राज्य से के रूप में चेंज हुआ फ्रॉम मोनार्की टू डेमोक्रेसी। और तो चेंज हुआ क्यों था, छोटी सी बात, बस छोटी सी बात दोस्तों ध्यान रखना, तो चेंज हुआ था वैज्ञानिक क्रांतियां दोस्तों। ये चेंज हुआ कब है, ये चेंज दोस्तों हुआ था 15-16 सेंचुरी में। और चेंज हुआ क्यों था, क्योंकि दोस्तों इस युग में वैज्ञानिक क्रांतियां हुई दोस्तों, क्या हुई दोस्तों, इस युग में हुई थी वैज्ञानिक क्रांतियां, यानी कि साइंटिफिक रेवोल्यूशंस दोस्तों हुए थे इस युग में। और इनसे क्या बढ़ा दोस्तों, इससे इनसे दोस्तों आया आधुनिक युग, क्या दोस्तों आया, इनसे आया आधुनिक युग या फिर मॉडर्न एज। और दोस्तों इस वैज्ञानिक क्रांति ने क्या आगे बढ़ाया दोस्तों, इस वैज्ञानिक क्रांति ने विज्ञान आगे बढ़ाया। और दोस्तों इस विज्ञान या साइंस जो है दोस्तों, इसकी देन है उदारवाद, यानी कि दोस्तों लिबरलिज्म। और इस उदारवाद ने आपको क्या दिया दोस्तों, इस उदारवाद ने दिया आपको डेमोक्रेसी। एक सवाल दोस्तों मेंस में पूछा गया है दोस्तों, एक सवाल आया था बीपीएससी मेंस में कि भारतीय लोकतंत्र उदारवादी लोकतंत्र है, इसमें उदारवाद क्या है, इंडियन डेमोक्रेसी इज लिबरल डेमोक्रेसी, व्हाट इज लिबरल इन दिस। तो उदारवाद क्या है दोस्तों, तो मैंने आपको अन्य क्लासेस में बताया हुआ ये चीज कि उदारवाद क्या है। तो उसमें ये सवाल है, अगर आप एक सवाल करना चाहें तो एक सवाल लिख सकते हैं ताकि आप इसमें प्रैक्टिस करें मेंस की, है ना। तो ये दोस्तों ये चेंज इसलिए हुआ था क्योंकि मॉडर्न एज आई थी, मॉडर्न एज वैज्ञानिक क्रांति के चलते आई। 15th सेंचुरी जो था ये एज ऑफ साइंस था, शुरुआत हो रही थी, इस समय वैज्ञानिक क्रांति हो रही थी, विज्ञान आगे बढ़ रहा था। सो इस विज्ञान ने विचार दिया उदारवाद का सो, और ये दोस्तों उदारवाद जो है, जो लिबरलिज्म है, ये लेकर आया दोस्तों क्या, लोकतंत्र। ठीक है, तो सारी बातें जो आपने पढ़ ली आज की क्लास में। अब दोस्तों एक सवाल लिख लीजिए मेंस का आप लोग, और सवाल दोस्तों लिख लीजिए कि लोकतंत्र क्या है, व्हाट इज डेमोक्रेसी। लिखिए दोस्तों एक सवाल लिखिए,
लोकतंत्र क्या है? व्हाट इज डेमोक्रेसी? लोकतंत्र क्या है? व्हाट इज डेमोक्रेसी? फुल स्टॉप, पूर्ण विराम, आगे लिखिए। लोकतंत्र में संविधान की भूमिका का वर्णन करें। सवाल में क्या लिखा आप लोगों ने मेंस का? लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र में संविधान की भूमिका, संविधान की भूमिका का वर्णन करें। व्हाट इज डेमोक्रेसी? व्हाट इज डेमोक्रेसी? व्हाट इज द रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? व्हाट इज द रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन डेमोक्रेसी? 8 मार्क्स के लिए दोस्तों सवाल है आपका, इसे करने का प्रयास करना 8 मार्क्स के लिए। ठीक है, आज पढ़ा है, क्योंकि ऐसे सेशन के बाद आपको मेंस का क्वेश्चन दोस्तों मिलना ही मिलना है। प्री के सवाल भी आप करेंगे तो मेंस के क्वेश्चन भी आप करेंगे, तो ऐसे सेशंस को एक तो पूरा देखिए, क्योंकि इट इज नॉट समथिंग वन लाइनर, ये आपकी समझ पर बेस्ड है। और सेशन कैसा लगा ये बताइएगा जरूर दोस्तों, और ऐसे सेशंस की आपको डिमांड है, चाहिए आप लोगों को, तो बिल्कुल आप दोस्तों कमेंट में डालिए, ताकि आप लोगों के लिए ऐसे और सेक्शंस में जो लेक्चर्स में लेकर आता रहूं, ताकि आप लोगों को जो एक समझ है वो बनती रहे। तो ये दोस्तों क्वेश्चन करने का प्रयास कीजिए कि लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र में संविधान की क्या भूमिका है, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाट इज द रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन डेमोक्रेसी। तो वही सारी बातें, सीमित सरकार, लिमिटेड गवर्नमेंट कैसे करनी है, वो सारी बता देना आप लोग। थियरी पढ़ी है उसी पर बेस्ड है क्वेश्चन दोस्तों। अब दोस्तों अंतिम में चलते चलते मैं आपसे फिर से वही स्पष्ट करना चाहूंगा कि अगर आप लोग जुड़ना चाहते हो हमारे साथ में, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे डिफरेंट बैचेस से। ये सब बैच आए हुए हैं जिसमें आप लोगों के बीपीएससी ऑनलाइन बैचेस पर अभी सेल चल रही है दोस्तों, और सेल चल रही है इंडिपेंडेंस सेल दोस्तों। ये सेल पूरे वर्ष में सबसे बड़ी सेल होती है स्टडी IQ की। तो यदि आप में से कोई छात्र इंटरेस्टेड है और जुड़ना चाहता है हमारे साथ दोस्तों, तो वही सेल से जुड़ सकता है। ये आपके लिए है, इसमें आप लोगों को 70-80% ऑफ मिल रहा है हर बैच, हर कोई भी बैच आप लेंगे। प्री का है, मेंस का है, फाउंडेशन 73rd बीपीएससी का, 74th के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, और आप कोई भी हैं, आप चाहे 12th पास हैं, चाहे दोस्तों आप लोग तैयारी शुरू करना चाहते हैं, चाहे आप लोगों ने ग्रेजुएशन कर लिया है, ग्रेजुएशन में हैं, आप महिला हैं, गृहिणी हैं, जॉब करते हैं, तो ये सब के इक्वली इंपॉर्टेंट है। ये वन स्टॉप सॉल्यूशन दोस्तों। पॉलिटी की शुरुआत इसमें हो चुकी है, 2 दिन इसमें दोस्तों हो चुके हैं, तो आप लोग अभी इसमें और विलंब ना करें, इस बैच से जुड़ें आज ही आप लोग। ये जो ऑफर है दोस्तों, ये ऑफर आपके लिए 15 अगस्त तक है, और इसमें दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, वेद लाइव कोड का यूज करना है टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। इस कोड के इस्तेमाल से आपको इस बैच में मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, और साथ मिलेगा आपको मेरी मेंटरशिप। इन सब चीज़ों के लिए दोस्तों आप लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसका यूज कर सकते हैं, इस कोड का। बाकी दोस्तों इस सेल का लाभ उठाएं। अगर लगता है आप लोगों को कि एक बार, तो हमारा मानना ये होता है कि एक बार आप पूरी तरीके से डेडिकेटेड दोस्तों होकर, कमिटेड होकर 1 साल दोस्तों तैयारी कर लीजिए। अगर दोस्तों 1 साल तैयारी कर ली है तो मामला बन जाएगा आप लोगों का। 1 साल दोस्तों तैयारी कर लीजिए लग के अच्छी तरीके से, ठीक है। सो इट इज नॉट अबाउट टू मेक और टू प्रमोट आवर बैचेस दोस्तों। बैचेस तो ऑब्वियस ही बात है, हम जितना एफर्ट दोस्तों देते हैं वो बच्चों की सफलता में काफ़ी योगदान देता है, तो ऐसे में हम तो इसको प्रमोट करते ही हैं, क्योंकि ये आपके लिए हैं और आप इस बात को समझें। तो यदि आपको लगता है कि हमें तैयारी करनी चाहिए दोस्तों, तो अभी विलंब ना करें, 15 अगस्त तक ये ऑफर है, और ये स्टडी IQ की पूरे साल की सबसे बड़ी सेल है, जिसमें आप लोगों को 80% तक दोस्तों ऑफ देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब लेट ना करें दोस्तों, जुड़े हमारे साथ में। बाकी कोई भी क्यूरी हो आप लोगों को, कोई डाउट हो आप लोगों की, कोई अगर बड़ी समस्या आप लोगों को, तो प्लीज़ कॉल ऑन 9289996924 दोस्तों। और बाकी आप लोग इस पे कॉल करके हमसे भी बात कर सकते हैं, अगर कोई जानकारी आपको अगर हमसे चाहिए दोस्तों आप लोगों को, ठीक है। तो आपका फीडबैक दीजिए कि क्लास कैसी रही, और आंसर्स दीजिए जरूर। क्वेश्चंस जो करवाए गए उनको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। जो मेंस का क्वेश्चन है उसको भी फ्रेम करने का प्रयास कीजिए। आप उस सवाल को कैसे मुझ तक भेज सकते हैं, इसके बारे में आने वाले जो सेशंस हैं, मैं कुछ सेशन अभी और लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए, ताकि आप इस चीज़ को समझें कि ये सब्जेक्ट रटने वाला नहीं है, ये सब्जेक्ट जो है ये समझने वाला है, और आप इसमें प्री मेंस दोनों लेवल पर अच्छा तैयार कर सकते हैं अपने आप को। और GS पेपर 2 दोस्तों, GS पेपर 2 का अपना बहुत अहम रोल होता है BPSC में, उसे हम अच्छी तरीके से करेंगे। तो चलिए चलो, आपसे मुलाकात होगी मेरी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।